हेलो बच्चे, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल ऑफ यू मस्ट बी वेरी गुड। चलिए बेटा, आइए आज हम नया टॉपिक शुरू करते हैं जीएसटी के अंदर, लेवी एंड कलेक्शन का। बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट टॉपिक है, हाउएवर बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें कुछ अमेंडमेंट्स इनकॉर्पोरेट हुई हैं। बेसिकली लेवी का मतलब क्या होता है? लेवी का मतलब होता है टू चार्ज। सर, लॉ मेकर कहता है कि जीएसटी लेवी होगा यानी चार्ज होगा कुछ पर्टिकुलर सिचुएशंस में, एंड साथ साथ उसको कलेक्ट भी किया जाएगा। यानी पहले चार्जेबिलिटी की कंडीशंस बताएगी गवर्नमेंट कि कब कब जीएसटी चार्ज होगा, और फिर साथ साथ वो हमें सिखाएगी कि जब जीएसटी चार्ज हो जाएगा तो असेसी से उसे कैसे कलेक्ट करना होगा। लेवी एंड कलेक्शन दो अलग अलग स्टेजेस होंगी, ये बात बहुत अच्छे से दिमाग में बैठाइएगा। इस बात को हम एक इलस्ट्रेशन की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। सर, गवर्नमेंट कहती है कि हम किसी भी गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई पे जीएसटी चार्ज करेंगे। उन्होंने कहा सर, हम किसी भी गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई पे जीएसटी चार्ज करेंगे। तो वो कह रहा है कि जब जब आप गुड्स बेचो, लेट्स से एक सेलर है, वो गुड्स बेचता है, उसका काम ही उसकी रिटेल शॉप है, वो शॉप से माल को, गुड्स को डेली बेसिस पे कस्टमर को बेचता है। तो सर, जब जब वो गुड्स को बेचेगा उसके ऊपर जीएसटी चार्ज होगा, लेकिन क्या हर सेल पे उसे हाथ के हाथ जीएसटी निकाल के बुक्स के अंदर हाथ के हाथ अपने बंदे के द्वारा टैक्स को डिपार्टमेंट तक जमा कराना पड़ेगा? नहीं सर, ये टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। भाई, जो सेलर होगा वो दिन भर अपना काम देखेगा या टैक्स डिपार्टमेंट का काम देखेगा? लॉ मेकर कहता है सर, हम जीएसटी के चलते किसी के बिजनेस को हैम्पर नहीं करना चाहते, तो हम एक काम करते हैं, लेवी को यानी चार्जेबिलिटी को और उसकी कलेक्शन एंड पेमेंट को अलग अलग कर देते हैं, इनको अलग अलग स्टेजेस में बांट देते हैं। सबसे पहले हमने स्टेज 1 बना दी लेवी की। लेवी का मतलब चार्ज करना। फिर सेकंड स्टेज हम बनाएंगे कंप्यूटेशन की, जिसमें हम देखेंगे कि असेसी अपनी किताबों में जीएसटी कैसे कंप्यूट करेगा। एंड देन उसके बाद लास्ट स्टेज हम बनाएंगे पेमेंट की, कि असेसी गवर्नमेंट को टैक्स का पे करेगा। ये सारी स्टेजेस को हम एक एक करके आगे चल के रिस्पेक्टिव चैप्टर्स में पढ़ेंगे। बस अभी के लिए इतनी बात ध्यान रख लीजिएगा कि जीएसटी को 3 घटनाओं में बांट दिया, चार्जेबिलिटी, कंप्यूटेशन एंड पेमेंट। ऑल्दो कंप्यूटेशन एंड पेमेंट को डिपार्टमेंट कलेक्शन का नाम भी देगा, ठीक है। कंप्यूटेशन एंड पेमेंट भाई असेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी। असेसी पहले अपनी किताबों में जीएसटी कंप्यूट करेगा और फिर वो असेसी सरकार को पे करके आएगा, लेकिन डिपार्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ कलेक्शन होगी। यानी फ्रॉम पॉइंट ऑफ असेसी, पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ असेसी 2 स्टेजेस बन जाएंगी और कंप्यूटेशन एंड पेमेंट की, लेकिन फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट के नजरिए से कलेक्शन ही एक स्टेज होगी, ठीक है। अब सर, सबसे पहले जीएसटी चार्ज होगी या नहीं, उसको हम लेवी का नाम देंगे। यानी जीएसटी चार्ज करने की क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, सबसे पहले हमें वो देखना होगा। और ये टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं जीएसटी चार्ज करने की, वो गवर्नमेंट चार्जिंग सेक्शन के अंदर बताएगी। चार्जिंग सेक्शन क्या होता है बेटा? चार्जिंग सेक्शन वो सेक्शन होता है जिसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस दी जाती हैं, जिनके पूरे होने पे ही टैक्स चार्ज होता है।
तो चार्जिंग सेक्शन इज नथिंग बट अ नॉर्मल सेक्शन इन विच बेसिक टर्म्स एंड कंडीशंस आर गिवन, ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ दोज कंडीशंस टैक्स विल बिकम चार्जेबल। तो जीएसटी के लिए दो चार्जिंग सेक्शन आए, सेक्शन 9 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। सीजीएसटी एक्ट के अंदर सेक्शन 9 आया एंड सेक्शन 5 ऑफ आईजीएसटी एक्ट। आईजीएसटी एक्ट का सेक्शन 5 भी यही बात कहेगा। ये दोनों एक्ट 2017 में आए, सिर्फ फर्क ये है कि सेक्शन 9 ऑफ सीजीएसटी हमें इंट्रा स्टेट सेल्स की बात बताएगा। बताइए इंट्रा स्टेट सप्लाई कब माना जाता है? जब ओरिजिन ऑफ सप्लाई एंड डेस्टिनेशन ऑफ सप्लाई सेम स्टेट में हो। सर किसी भी सेल का या सप्लाई का ओरिजिन और डेस्टिनेशन एक ही स्टेट में हो, यानी लेमन लैंग्वेज में हम कह दें कि सेलर और बायर एक ही स्टेट में हो, तो वो इंट्रा स्टेट सप्लाई है। तो अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई है तो सर उस पे सीजीएसटी एसजीएसटी लगता है, और सीजीएसटी के लिए सीजीएसटी एक्ट आया, और बिल्कुल इसी का रेप्लिका, इसी की कॉपी एसजीएसटी एक्ट में भी बनी। हर स्टेट के अलग अलग एसजीएसटी एक्ट है, लेकिन हम तो नेशनल कोर्स कर रहे हैं, हमारा कोर्स तो पूरी इंडिया में यूनिफॉर्मली एप्लीकेबल है। देयरफॉर हम अपने कोर्स के लिए एसजीएसटी एक्ट में पढ़ेंगे, हमें सिर्फ और सिर्फ सीजीएसटी एक्ट के ही सेक्शन को ध्यान रखना है। हावेवर जब जब इंटर स्टेट सप्लाई की बात आएगी, इंटर स्टेट का मतलब क्या होगा? जहां पे सप्लाई एक स्टेट से दूसरे स्टेट में की जा रही है, तो सर फिर वहां पे इंटीग्रेटेड जीएसटी जाएगा, जो पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया जाएगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें से अपना हिस्सा निकाल के रिमेनिंग 50% डेस्टिनेशन स्टेट गवर्नमेंट को दे देगी। ठीक है, तो सर आईजीएसटी के लिए आईजीएसटी एक्ट के अंदर भी चार्जिंग सेक्शन डालना पड़ा कि भाई कल को लोग ना पूछे कि आप आईजीएसटी कौन से एक्ट के तहत चार्ज कर रहे हो, तो उसके लिए आईजीएसटी एक्ट ने भी सेक्शन 5 एज अ चार्जिंग सेक्शन इंट्रोड्यूस कर दिया। यानी जीएसटी चार्ज करने के लिए हमें चार्जिंग सेक्शन 2 रेफर करने हैं। फर्स्ट सेक्शन 9 ऑफ सीजीएसटी एक्ट एंड सेक्शन 5 ऑफ आईजीएसटी एक्ट। सेक्शन 9 इंट्रास्टेट सप्लाई की बात करेगा, सेक्शन 5 इंटरस्टेट की। ठीक है, ये हम बात करेंगे चार्जेबिलिटी की। चार्जेबिलिटी की नेक्स्टली वो बात करेगा कंप्यूटेशन की। सर जीएसटी कंप्यूट किस वक्त किया जाए, तो ये अभी हम फिलहाल नहीं देखेंगे, हम आगे चल के देखेंगे। सर जीएसटी कंप्यूट किया जाएगा बाय असेसी ऑन अ पर्टिकुलर डे। ये जीएसटी असेसी एक पर्टिकुलर डे पे कंप्यूट करेगा किताबों में, जिस डे को हम नाम देंगे टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई शॉर्ट में हम बुलाएंगे टीओएस। ये एक पर्टिकुलर डे होगा जिसको हम पॉइंट ऑफ टैक्सेशन भी कहेंगे, या हम टाइम ऑफ सप्लाई का नाम दे देंगे। और ये टाइम ऑफ सप्लाई कैसे तय होगा, इसके लिए हम आगे चल के 3 सेक्शन पढ़ेंगे, सेक्शन 12, सेक्शन 13 एंड सेक्शन 14 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017। ये अभी हम नहीं करेंगे, ये हम आगे चल के देखेंगे। सर कौन सी डेट पे जीएसटी कंप्यूट होगा, एक पर्टिकुलर डेट पे होगा जिसको हम नाम देंगे टाइम ऑफ सप्लाई का, और इसको निकालने के लिए सीजीएसटी एक्ट में सेक्शन 12, 13, 14 में अलग अलग प्रोविजंस दिए जाएंगे, विच वी शैल रेफर इन फ्यूचर। टू बी रेफर्ड, इनको हम आगे देखेंगे, टू बी रेफर्ड इन रिस्पेक्टिव चैप्टर्स। आगे इसका चैप्टर आएगा तब हम देखेंगे, बस सिर्फ मैं लिंक कराने के लिए आपको बता रही हूँ, बेटा ध्यान रखिएगा। एंड देन लास्टली हम देखेंगे पेमेंट की बात, जिसके लिए एक सेक्शन हम 49 पढ़ेंगे, जो हमें कहेगा सर इलेक्ट्रॉनिक मोड में आपको पेमेंट करनी होगी, उसके लिए आपको कुछ इलेक्ट्रॉनिक लेजर्स मेंटेन करने होंगे। ये बात भी हम आगे चल के देखेंगे। और फिर उन इलेक्ट्रॉनिक लेजर्स में आप मंथली बेसिस पे पेमेंट करना, ज्यादातर को मंथली बोला है, हाउएवर छोटे मोटे डीलर्स जिनको हम आगे चल के कंपोजिट डीलर कहेंगे, उनको क्वार्टरली
3 महीने में एक बार पेमेंट करने का भी ऑप्शन अवेलेबल होगा। हाउएवर जनरली मोस्ट ऑफ द पीपल को बोला जाएगा कि आप मंथली जीएसटी दे दीजिएगा बाय 20th डे ऑफ नेक्स्ट मंथ। ठीक है जी। तो सर हम कह रहे हैं कि जीएसटी कोई भी पर्सन हाथ के हाथ निकाल के हाथ जमा नहीं करता। सबसे पहले हम सिर्फ ये देखते हैं कि किसी भी ट्रांजैक्शन पे जीएसटी चार्ज होगा या नहीं, लेवी होगा या नहीं। अगर लेवी नहीं हो रहा है तो जीएसटी पे करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हाउएवर अगर किसी सिचुएशन में जीएसटी लेवी हो रहा है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9 ऑफ सीजीएसटी एक्ट और सेक्शन 5 ऑफ आईजीएसटी एक्ट, तो सर दूसरा सवाल उठेगा कि आप ये जीएसटी कंप्यूट कब करेंगे। आपको ये जीएसटी कंप्यूट करना होगा ऑन अ पर्टिकुलर डेट टू बी नोन एज टाइम ऑफ सप्लाई विच शैल बी डिटर्मिन्ड अंडर सेक्शन 12, 13 और 14 ऑफ सीजीएसटी एक्ट टू बी रेफर्ड इन फ्यूचर। फर्दर जो भी डेट पे असेसी ने जीएसटी कंप्यूट किया उसकी वो पेमेंट कब करके आएगा सर, उसके लिए उन्हें इलेक्ट्रॉनिक लेजर्स मेंटेन करने होंगे जिसके अंदर वो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करेंगे बाय 20th डे ऑफ नेक्स्ट मंथ। इसकी बात हम सेक्शन 49 में जाके पढ़ेंगे विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन रूल्स। ठीक है, तो अभी बेसिकली सेक्शन 49 और सेक्शन 12, 13, 14 हम जो है फ्यूचर में देखेंगे। आज हमारा जो चैप्टर है वो मेनली लेवी पे फोकस करेगा यानी चार्जेबिलिटी पे फोकस करेगा। ठीक है, और इसके लिए कौन से 2 सेक्शन आए, सेक्शन 9 ऑफ सीजीएसटी एक्ट एंड सेक्शन 5 ऑफ आईजीएसटी एक्ट। तो ध्यान रखिएगा आज की क्लास में हमारा जो फोकस है मेनली लेवी पे रहेगा, जिसके लिए हम सेक्शन 9 ऑफ सीजीएसटी एंड सेक्शन 5 ऑफ आईजीएसटी देखेंगे। ठीक है, ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली आपके करंट अटेम्प्ट के लिए, बिकॉज अभी रिसेंटली यहाँ पे बहुत सारी मॉडिफिकेशन अमेंडमेंट्स आई हैं। तो आइए इन दोनों सेक्शंस को हम एक फ्लो चार्ट की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। देखते हैं हम एक पावर पॉइंट स्लाइड। सबसे पहले देखिएगा सेक्शन 9 चार्जिंग सेक्शन कहता है कि सर हम सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे रहे हैं कि वो जीएसटी लेवी भी कर सकता है एंड कलेक्ट भी कर सकता है इन द प्रिस्क्राइब मैनर। वो प्रिस्क्राइब मैनर क्या होंगे हम आगे चल के डिटेल में देखेंगे, बट जीएसटी चार्ज करके कलेक्ट करने की जो मेन पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को सेक्शन 9 ऑफ सीजीएसटी एक्ट के अंदर मिली और स्टेट गवर्नमेंट को उनके रिस्पेक्टिव एसजीएसटी एक्ट के अंदर मिली। और आईजीएसटी कलेक्ट करने की, आईजीएसटी में सेंट्रल और स्टेट दोनों का हिस्सा है, उस आईजीएसटी को कलेक्ट करने की पावर भी सेंट्रल को दे दी गई अंडर सेक्शन 5 ऑफ आईजीएसटी एक्ट। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है वो लेवी एंड कलेक्शन, जिसके लिए 2 सेक्शन आए, सेक्शन 9 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 एंड सेक्शन 5 ऑफ आईजीएसटी एक्ट 2017। ये दोनों ही सेक्शन चार्जेबिलिटी एंड कलेक्शन की बात कर रहे हैं और इन दोनों ही सेक्शंस के अंदर 5 सबसेक्शंस आते हैं जो रिस्पेक्टिवली सेम ही बात कहते हैं। देयरफॉर हम दोनों सेक्शंस के 5 सबसेक्शंस को साथ साथ पढ़ेंगे। देखिए क्या कहता है सेक्शन 9 एंड सेक्शन 5। सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 एंड 5 सबसेक्शन 1 रिस्पेक्टिवली कहते हैं दैट जीएसटी विल बी लेविड एंड कलेक्टेड। जीएसटी चार्ज होगी और कलेक्ट की जाएगी ऑन ऑल इंट्रा स्टेट सप्लाईज एंड इंटर स्टेट सप्लाईज। बताइए इंट्रा स्टेट सप्लाई की बात कौन से सेक्शन में होगी? सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 ऑफ सीजीएसटी एक्ट एंड इंटर स्टेट सप्लाई पे जीएसटी लगेगी, ये बात सेक्शन 5 सबसेक्शन 1 ऑफ आईजीएसटी एक्ट ने कही। उन्होंने कहा सर कोई भी इंट्रा स्टेट सप्लाई हो यानी विद इन सेम स्टेट सप्लाई चल रही है तो उस पर सीजीएसटी एसजीएसटी रिस्पेक्टिवली लगेगा, और कोई भी इंटर स्टेट सप्लाई है यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई होगी तो उस पर आईजीएसटी लगेगा। किन चीजों पे लगेगा? वो कहता है ऑफ गुड्स, कोई भी सप्लाई हो इंटर या इंट्रा, किसकी? गुड्स की, यानी
टेंजिबल मूवेबल आइटम्स की अगर ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है तो उसकी सप्लाई पे भी जीएसटी लगेगा, और सर्विसेज यानी इनटेंजिबल इमूवेबल या ऐसे आइटम्स जिनकी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही क्योंकि आप रेंटिंग वगैरह कर रहे हैं, तो उनकी सप्लाई पे भी जीएसटी लगेगा, एक्सेप्ट ऑन सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। याद कीजिएगा कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास, हमने वहां पे देखा था कि सर आर्टिकल 366(12)A ने कहा था कि अल्कोहल पे कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में पावर नहीं जाएगी। अल्कोहल पे हमेशा स्टेट गवर्नमेंट ही रेवेन्यू कलेक्ट करेगी, स्टेट गवर्नमेंट ही लॉ बनाएगी, स्टेट गवर्नमेंट ही टैक्स चार्ज करेगी, बिकॉज अल्कोहल एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको लेके ह्यूज कल्चरल डिफरेंसेस रहते हैं। सर हमने पीछे देखा था कि भाई इंडिया में हर तरह के कल्चर को, हर तरह के रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट, इक्वल परमिशन दी गई है प्रैक्टिस करने की। तो सर स्टेट वाइज कल्चर बहुत डिफर कर जाते हैं बहुत से स्टेट्स के। अगर आप गुजरात जाएंगे तो वहां पे बहुत कंजर्वेटिव अप्रोच है, वेयर एज वहीं पे अगर आप गोवा जाएंगे तो सर वहां पे ओपन माइंडेड है। अब गोवा में बहुत ओपनली अल्कोहल वगैरह ड्रिंक करते हैं, फैमिली में सब बड़े छोटे साथ बैठ के पीते हैं। हाउएवर गुजरात का कल्चर ऐसा नहीं है। तो सर हम चाहते ही नहीं कि इस प्रोडक्ट को लेके सेंट्रल के हाथ में पावर जाए, क्योंकि सेंट्रल पे पावर गई तो यूनिफॉर्म लॉ बनेगा पूरे इंडिया में, और सर अगर यूनिफॉर्म लॉ बन गया तो कोई ना कोई स्टेट जरूर नाराज रहेगा। अगर गुजरात के लोगों के कहने पे मोदी सरकार अल्कोहल पूरी इंडिया में बैन कर देती है तो सर गोवा के लोगों को प्रॉब्लम होगी कि एक तरफ तो आप हमें कह रहे हैं कि आप अपने कल्चर को ओपनली प्रैक्टिस कर सकते हैं, और दूसरी तरफ आपने हमारे कल्चर के बेसिक एलिमेंट अल्कोहल को ही हटा दिया, बैन कर दिया। तो सर ऐसे में वहां के लोग ऑब्जेक्शन रेज करेंगे, नाराज होंगे। हाउएवर अगर गोवा के लोगों के कहने पे अल्कोहल टैक्स फ्री कर दी तो सर गुजरात के लोग नाराज हो जाएंगे। तो ऐसे में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कलेश अपने सर पे ही नहीं रखा, उन्होंने रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे दी कि आप अपने अपने लॉ बनाइए। अगर गोवा में ओपन है, आपको लगता है कि ये कल्चर का हिस्सा है, तो आप वहां पे टैक्स फ्री कर दीजिए, इससे गुजरात गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और गुजरात गवर्नमेंट चाहे तो अल्कोहल बैन कर दे, उससे गोवा पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो बेसिकली हर स्टेट के कल्चरल डिफरेंसेस के बीच में पीस एंड हार्मनी मेंटेन करने के लिए अल्कोहल को रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स को दे दिया गया अंडर आर्टिकल 366(12)A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके तहत अल्कोहल कभी भी जीएसटी के अंदर नहीं आ सकती। और ये बात सेक्शन 9 एंड सेक्शन 5 ने रिस्पेक्टिवली कवर अप कर दिया अंडर चार्जिंग सेक्शन। हाँ, लेकिन ध्यान रखिएगा कौन सी अल्कोहल यहाँ पे नहीं आएगी, ओनली दैट अल्कोहल विच इज सेलेबल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, यानी इंसानों के पीने के लिए जो अल्कोहल है उनकी हम बात कर रहे हैं। तो मैम कोई ऐसी अल्कोहल भी हो सकती है जो इंसान नहीं पीते? यस बेटा, जब नॉर्मली अल्कोहल मैन्युफैक्चरर बनाता है तो डायरेक्टली अल्कोहल नहीं बनती, उसकी एक रॉ फॉर्म होती है जिसको हम कहते हैं ENA, एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल। ये शुगर केन मोलासेस से डिराइव होती है, यानी गन्ने का जो मोलासेस होता है, गन्ने से पहले चीनी बनाई जाती है, चीनी के बाद जो मोलासेस होता है, मोलासेस का मतलब होता है वेस्ट ऑफ शुगर। चीनी का जो वेस्ट होता है, उस वेस्ट से कुछ फॉर्मुलेट करके, कुछ प्रोसेसिंग करके ENA क्रिएट की जाती है, एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल, जो 95% हाई प्योरिटी इथाइल अल्कोहल होती है, यानी 95% उसमें अल्कोहल एलिमेंट होते हैं। एंड दिस इज वेरी डेंजरस फॉर डायरेक्ट कंजम्पशन। आप इसको, मतलब कोई भी इसको डायरेक्टली नहीं पी सकता। नॉर्मली आप लोगों ने कई बार न्यूज में सुना होगा कि सर देसी दारू पी के लोग मर गए। तो वो होता ये है कि गांव कस्बों में या रिमोट एरियाज के अंदर जहां पे मोलासेस से ये ENA बनता है, वहां पे लोग प्रोसेसिंग का पैसा बचाने के लिए डायरेक्टली ENA को बेच देते हैं। तो डायरेक्टली जब कोई ENA लेता है तो भाई मरता ही मरता है, बहुत ही डेंजरस घातक नेचर का ये प्रोडक्ट होता है। तो ये जो ENA है, एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल, इट इज नॉट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ये ह्यूमन कंजम्पशन के लिए नहीं होता। और क्योंकि ये ह्यूमन कंजम्पशन के लिए नहीं है,
इसका मतलब ये आर्टिकल 366(12)A के अंदर नहीं आ रहा, और जब आर्टिकल 366(12)A के अंदर नहीं आ रहा यानी ये सेक्शन 9(1) की एक्सेप्शन में भी कवर नहीं होगा, और ये एक्सेप्शन में कवर नहीं होगा इसका मतलब इट इज चार्जेबल टू जीएसटी, इस पे जीएसटी लगेगा। यानी जो ईएनए है दैट इज लेविएबल टू जीएसटी, उस पे जीएसटी चार्ज होगा। ओनली दैट अल्कोहल जो ईएनए से फर्दर प्रोसेसिंग करके बनता है, उसके अंदर और एलिमेंट्स जोड़े जाते हैं और उसके डेंजरस एलिमेंट को एलिमिनेट किया जाता है, तो उसके बाद प्रोसेसिंग करके जो प्रोडक्ट बनता है जो कंज्यूमेबल होता है फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, सिर्फ और सिर्फ वो अल्कोहल आर्टिकल 366 में डाला गया है, जिसके चलते वो जीएसटी एक्ट के सेक्शन 9151 के अंदर चार्जिंग सेक्शन में कवर नहीं होता, उन्हें वहां पे एक्सेप्ट किया हुआ है, एक्सक्लूड किया हुआ है, देयरफॉर इन पे जीएसटी चार्ज नहीं होगा। और जिस पे जो अल्कोहल होगी फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, जिस पे जीएसटी चार्ज नहीं होगा, उस पे क्या सर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा? नहीं सर, उस पे स्टेट गवर्नमेंट के सारे टैक्स लगेंगे। स्टेट गवर्नमेंट का एक टैक्स होगा मैन्युफैक्चरिंग का टैक्स, जिसको एक्साइज ड्यूटी कहेंगे। जब अल्कोहल मैन्युफैक्चर होगी तो उस पे स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगेगी, और जब अल्कोहल बिकेगी, उसकी सेल होगी, तो उस पे सेल्स टैक्स का वैट लगेगा। मैम एक ही अल्कोहल पे बनने पे एक्साइज ड्यूटी और बिकने पे वैट, दो टैक्स नहीं हो गए? हाँ जी, होने दीजिए। सरकार तो कह ही रही है कि भाई ये तो खतरनाक प्रोडक्ट है, अल्कोहल कोई फायदेमंद चीज थोड़ी ना है, डीमेरिट प्रोडक्ट है। तो ऐसे में डीमेरिट प्रोडक्ट पे हम दो बार टैक्स भी लगा दें तो वो डबल टैक्सेशन काउंट नहीं होगी, क्योंकि ये दोनों टैक्सेस अलग अलग एक्ट में चार्ज हो रहे हैं। सर एक्साइज के लिए अलग एक्ट होगा, वैट के लिए अलग एक्ट होगा, और टेक्निकली स्पीकिंग जब दो अलग अलग एक्ट में टैक्स चार्ज होगा तो उसको डबल टैक्सेशन नहीं कहा जाएगा। मैम लेकिन ये तो टेक्निकली आपने बोल दिया डबल टैक्सेशन नहीं है, बट एक्चुअल इम्पैक्ट तो प्रोडक्ट पे आ रहा है, तो आने दीजिए ना। दो टैक्सेस लग के प्रोडक्ट का प्राइस ही तो बढ़ रहा है, प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ने दीजिए। अब बढ़े हुए दामों के साथ इसका कंजम्पशन धीरे धीरे कम हो जाना चाहिए, और कंजम्पशन धीरे धीरे कम होगा तो हमारी सोसाइटी के लिए फायदेमंद ही है। ऑल्दो आपने प्रैक्टिकली अभी लॉकडाउन के बाद देखा होगा कि सिनेरियो कुछ और ही हो जाता है। सर लॉकडाउन के बाद जब इकोनॉमी फॉल आया तो सर गवर्नमेंट रेवेन्यू प्रोटेक्ट करने के लिए अल्कोहल की बिक्री परमिट कर दी, और अल्कोहल की बिक्री जिस दिन परमिट हुई उस दिन से सुबह से ही 6 बजे से अल्कोहल की दुकान के आगे लंबी लंबी लाइनें लग गई, और वो लोग भी उस लाइनों में खड़े थे ठेके के बाहर दुकान पे अल्कोहल खरीदने के लिए, जिनके पास शायद इतनी परचेजिंग कैपेसिटी नहीं थी कि वो अपने बच्चों के लिए दूध भी खरीद सके। लेकिन सर ये लत होती है, बुरी आदत होती है, लोग इसको जैसे तैसे पूरा करते हैं। तो ठीक है भाई, अभी हम यहाँ पे फिलहाल टैक्स रिलेटेड पॉइंट पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए हम ये कंक्लूजन दे सकते हैं कि सर चार्जिंग सेक्शन के अकॉर्डिंगली, जब हम चार्जिंग सेक्शन की बात कर रहे हैं सेक्शन 9(1) की, तो उसके अकॉर्डिंगली वो कह रहा है, सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 कह रहा है कि सर सिंपल सी बात, जीएसटी लगेगी ऑन ऑल गुड्स एंड ऑल सर्विसेज। सब गुड्स और सब सर्विसेज पे लगेगी, लेकिन गुड्स में एक आइटम नहीं लिया जाएगा एक्सेप्ट अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। इसका मतलब क्या है? एक्सेप्शन का मतलब क्या है कि नो जीएसटी विल बी लेविड, नो जीएसटी विल बी लेविड ऑन, सिर्फ और सिर्फ कौन सी अल्कोहल पे? अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे जीएसटी चार्ज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? बिकॉज ऑफ आर्टिकल 366(12)A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो स्टेट गवर्नमेंट को पावर देगा इन ऑर्डर टू मेंटेन पीस एंड हार्मनी बिटवीन द कल्चरल डिफरेंसेस ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। तो सर आर्टिकल 366(12)A के चलते यहाँ पे जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ पे स्टेट के टैक्सेस लगेंगे। स्टेट का मैन्युफैक्चरिंग का टैक्स लगेगा एक्साइज ड्यूटी के नाम से, और स्टेट में ही माल को बेचने के लिए लग जाएगा स्टेट वैट।
मैम सिर्फ अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे ही नहीं जीएसटी लगेगी या किसी भी टाइप के अल्कोहल पे नहीं लगेगी? नहीं भाई, अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे जीएसटी नहीं लगेगी। इसके अलावा कोई भी और अदर अल्कोहल है, अदर अल्कोहल में क्या हो गया, यानी सिर्फ ये एक्सेप्शन बाहर गई। इसके अलावा ऑल गुड्स इंक्लूड्स अल्कोहल नॉट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, नॉट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। भाई अगर कोई ह्यूमन कंजम्पशन के लिए डायरेक्टली पीने लायक नहीं है, लाइक हमने कहा सर ENA एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल, या दवाइयां हैं, मेडिसिन है जिनके अंदर अल्कोहल है, भाई बेनेड्रिल कफ सिरप है उसमें भी एक मात्रा में अल्कोहल होता है। तो सर ये मेडिसिन वगैरह जो है जरूरत की चीजें हैं, ये पूरी इंडिया में यूनिफॉर्मली अप्लाई कीजिए, क्योंकि अगर दवाइयां आपने स्टेट गवर्नमेंट को दे दी तो किसी स्टेट ने अगर अल्कोहल को बैन किया तो वहां पे वो दवाइयां भी बैन हो जाएंगी। भाई अगर गुजरात में अल्कोहल बैन हुआ तो गुजरात में अगर स्टेट गवर्नमेंट को मेडिसिन भी दे रखी थी उन्हीं के हाथ में, तो गुजरात में वो दवाइयां भी बैन हो जाएंगी जिनके अंदर अल्कोहल था। तो भाई वहां पे बेनेड्रिल कफ सिरप भी बैन हो जाएगा। बेनेड्रिल कफ सिरप बैन हो गया तो भैया वहां के तो लोग खास के ही मर जाएंगे, उनको तो बेचारों को कोई प्रिकॉशन, कोई उपचार मिलेगा ही नहीं। तो ऐसे में उन्होंने यहाँ बिल्कुल क्लियर कर दिया कि अगर अल्कोहल डायरेक्टली कंज्यूमेबल नहीं है, क्योंकि या तो वो दवाइयों में पड़ा है या वो किसी ऐसी फॉर्म में है कि डायरेक्टली बिक ही नहीं सकता कंजम्पशन के लिए, तो सर ऐसी सिचुएशन में वो जीएसटी के अंदर कवर हो जाएगा, दैट इज नॉट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो ऐसे केस में ऑल गुड्स इंक्लूडिंग अल्कोहल नॉट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन प्लस ऑल सर्विसेज शैल बी लायबल टू जीएसटी अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 1। क्लियर है? तो मैम ये जो ENA है क्या ये बिकता भी नहीं होगा? नहीं बेटा, बिकता होगा, लेकिन कौन खरीदते होंगे? भाई ओपनली मार्केट में नहीं बिकता होगा, सिर्फ उन मैन्युफैक्चरर्स को ये ENA बिकता होगा जो इसकी फर्दर प्रोसेसिंग करके अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन तैयार करे। तो सर अगर एक बंदा मिस्टर ए शुगर केन मोलासिस से ENA बनाता है और फिर वो ENA बना के वो मिस्टर बी को बेचता है जो इससे आगे वाइन वगैरह बनाएंगे फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, तो उनके बीच में जो सप्लाई हुई है उस सप्लाई के ऊपर जीएसटी विल बी चार्जेबल, प्रोवाइडेड और सारी सेक्शन 9 की कंडीशंस फुलफिल हों, यानी उनका जो एग्रीगेट टर्नओवर है वो एक थ्रेशोल्ड लिमिट को पार करे। हम देखेंगे आगे चल के सर सर्विसेज के लिए 20 लाख है, फिर गुड्स के लिए उन्होंने 40 लाख रखी है एंड सो ऑन, एंड सर जो भी सप्लायर है वो जीएसटी में रजिस्टर्ड हो एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। बट फिलहाल के लिए इंट्रोडक्टरी पर्पस के लिए आप इतनी बात ध्यान रखेंगे कि अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है तो जीएसटी नहीं लगेगा, उस पर स्टेट एक्साइज और स्टेट वैट लगेगा। हाउएवर अल्कोहल फॉर अदर देन ह्यूमन कंजम्पशन है तो देन इट शैल बी कवर्ड अंडर जीएसटी। ये बात सेक्शन 9(1) ने क्लैरिफाई कर दी थी। ठीक है बेटा, क्लियर है? तो सेक्शन 9(1) क्या कह रहा है, फिर से एक बार साथ साथ दोहराइएगा। जीएसटी विल बी लेविड एंड कलेक्टेड ऑन ऑल इंट्रा स्टेट एंड इंटरस्टेट सप्लाईज ऑफ ऑल गुड्स एक्सेप्ट अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एंड ऑल सर्विसेज। ठीक है, देन इसका सेकेंड पार्ट आया सेक्शन 9 सबसेक्शन 2 और सेक्शन 5 सबसेक्शन 2 ऑफ द रिस्पेक्टिव एक्ट, जो कह रहा है सर जीएसटी येट टू बी लेविड। येट टू बी लेविड का मतलब होता है जीएसटी अभी लेवी होनी है, अभी तक हुई नहीं है, यानी फिलहाल अब जो आइटम हम बताने जा रहे हैं उन पे भी जीएसटी नहीं लगती, लेकिन गवर्नमेंट चाहे तो उन पे जीएसटी लगा सकती है बाय पासिंग का नोटिफिकेशन। इन आइटम्स पे जीएसटी लगाने के लिए गवर्नमेंट को कोई एक्ट के अंदर अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे सेक्शन 9(2) में फ्रीडम दे रहे हैं। क्या फ्रीडम दे रहे हैं भाई? वो कह रहे हैं सर जीएसटी येट टू बी लेविड ऑल्दो नॉट येट लेविड, लेकिन आप चार्ज कर सकते हो कौन से आइटम्स पे? सर पेट्रोलियम क्रूड, क्रूड पेट्रोलियम ऑयल, क्रूड का मतलब होता है कच्चे फॉर्म में, रॉ फॉर्म में। हाई स्पीड डीजल, हाई स्पीड डीजल एक क्वालिटी होती है, उसका लो स्पीड डीजल भी आता है। लो स्पीड डीजल यहाँ पे नहीं है, यानी लो स्पीड डीजल पे जीएसटी लग रहा है, क्योंकि सेक्शन 9(1) कह रहा है ऑल गुड्स, सारे गुड्स पे जीएसटी लगेगा, इनको छोड़ के जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो सर कौन कौन से आइटम पे फिलहाल जीएसटी नहीं लग रहा?
पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट जिसको हम पेट्रोल भी कहते हैं, या नेचुरल गैस। सर जो नेचुरल गैसेस बनती हैं, नेचुरली अवेलेबल होती है, उनके ऊपर भी जीएसटी फिलहाल नहीं लग रहा। तो मैम क्या किसी भी गैस पे नहीं लग रहा? नहीं बेटा, कुछ गैसेस होती है जो नेचुरली नहीं होती, मैन मेड बनती है। फॉर एग्जाम्पल एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, जो आप खाने पीने में अपने किचन में यूज करते हैं, तो सर ये मैन मेड है, देयरफॉर इसके ऊपर जीएसटी लगेगी। एंड पांचवा वो कहता है एविएशन टर्बाइन फ्यूल। सर जो एयरक्राफ्ट में यूज होता है उसको हम, एयरक्राफ्ट के लिए फ्यूल जो यूज होता है उसको हम एविएशन टर्बाइन फ्यूल कहते हैं। तो सर उस पर भी फिलहाल जीएसटी नहीं लग रहा। तो मैम क्या आगे आने वाले टाइम पे भी नहीं लगेगा? नहीं बेटा, सेक्शन 9(2) कह रहा है कि हमने एक्ट में कह दिया है कि आप चाहो तो लगा सकते हो, हाउएवर अभी फिलहाल नहीं लग रहा है। अगर आगे आने वाले टाइम में आपको लगता है कि आपको पेट्रोलियम पे, एविएशन टर्बाइन फ्यूल पे, डीजल, हाई स्पीड डीजल पे, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस के ऊपर आप जीएसटी लगा सकते हो, उसके लिए आपको एक्ट में अमेंडमेंट नहीं करनी, रादर आप कोई भी नोटिफिकेशन इशू करके इसको आगे आने वाले टाइम में जीएसटी के अंदर कवर कर सकते हो। हाउएवर अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के लिए कभी आप नोटिफिकेशन भी नहीं इशू कर सकते, कभी आप एक्ट में अमेंडमेंट करके भी इसको जीएसटी के अंदर चार्ज नहीं कर सकते, क्योंकि इस पे जीएसटी चार्ज ना करने की कंडीशन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 366(12)(a) के अंदर बोली गई है। तो सर ये बात तय है कि अल्कोहल पे तो कभी भी, अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे तो कभी भी जीएसटी चार्ज नहीं होगी। हाउएवर पेट्रोलियम क्रूड, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, हाई स्पीड डीजल या पेट्रोल या नेचुरल गैस के ऊपर जीएसटी आप लगा सकते हैं बाय पासिंग अ नोटिफिकेशन। हाउएवर करंटली जीएसटी इन आइटम्स पे चार्ज नहीं हो रही ड्यू टू सेक्शन 9(2). क्लियर है? क्यों नहीं हो रही? सर उसके लिए सेक्शन 9(2) ने क्लियरली कह दिया था कि भाई सेक्शन 9(2) ऑफ सीजीएसटी एक्ट और सेक्शन 5(2) ऑफ आईजीएसटी एक्ट, द फॉलोइंग गुड्स ऑन विच जीएसटी इज येट टू बी लेविड, येट टू बी लेविड। कब लेविड हो सकता है? बाय नोटिफिकेशन, जस्ट बाय पासिंग अ नोटिफिकेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। इट मीन्स इन नीचे बताए हुए आइटम्स पे जीएसटी लगाने के लिए कोई एक्ट में अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं है। एक्ट में हमने पहले ही चार्जिंग सेक्शन में डाल दिया है कि आप चाहो तो 9252 के अंदर इन आइटम्स पे आगे आने वाले टाइम पे जीएसटी चार्ज कर सकते हो। कौन कौन से? एविएशन टर्बाइन फ्यूल, पेट्रोलियम क्रूड ऑयल, हाई स्पीड डीजल, पेट्रोल एंड नेचुरल गैस। अब इन वर्ड्स के साथ आपसे एग्जामिनर खेल सकता है, वो हाई स्पीड की जगह लाइट स्पीड डीजल ऑयल कह दे, तो भाई साहब इन पे जीएसटी लग रहा है अभी। हाउएवर हाई स्पीड पे जीएसटी फिलहाल नहीं लग रहा, एविएशन टर्बाइन फ्यूल पे नहीं लग रहा, पेट्रोलियम क्रूड पे नहीं लग रहा, पेट्रोल पे नहीं लग रहा, नेचुरल गैस जो नेचुरली एनवायरनमेंट से मिलती है नहीं लग रहा, लेकिन वो कह दे एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तो सर उस पे जीएसटी लगेगा। क्लियर है ये बात? नेक्स्टली फर्दर वो आगे कह रहा है सेक्शन 9(3) एंड 5(3) के अंदर कि गवर्नमेंट विल डिसाइड हु इज लायबल टू पे जीएसटी अंडर आरसीएम। आरसीएम क्या होता है बेटा? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। हम ये बात आगे चल के देखेंगे कि प्रैक्टिकली जीएसटी में जो सप्लायर है, सप्लायर का मतलब जिसने सप्लाई की गुड्स और सर्विसेज दी, वो सप्लायर ही हमेशा जीएसटी गवर्नमेंट को जमा कराता है। यानी प्रैक्टिकली स्पीकिंग क्या होता है सर? दो लोग होते हैं, एक होता है सप्लायर जो गुड्स और सर्विसेज देता है, और दूसरा होता है रिसिपिएंट जिसको गुड्स और सर्विसेज दी जाती हैं। तो सर सप्लायर रिसिपिएंट को सप्लाई कर रहा है गुड्स या सर्विसेज की। अब ऐसे में लॉ मेकर कहता है कि सर प्रैक्टिकली स्पीकिंग गवर्नमेंट को जो जीएसटी है वो जनरली, इन जनरल हमेशा सप्लायर पे करेगा, पेज जीएसटी, और फिर वो रेसिपिएंट से रिकवर कर लेगा। यानी सप्लायर गवर्नमेंट को जीएसटी पे करेगा एंड विल रिकवर जीएसटी फ्रॉम रिसिपिएंट, रिसिपिएंट से रिकवर कर लेगा। रिसिपिएंट को आर कह देते हैं, सप्लायर को एस।
तो सर सप्लायर पहले गवर्नमेंट को जीएसटी पे करके आएगा और फिर वो बाद में जीएसटी रिसिपिएंट से रिकवर कर लेगा, या हो सकता है वो रिसिपिएंट से पहले जीएसटी रिकवर कर ले और बाद में जाके एज अ सप्लायर गवर्नमेंट को जीएसटी पे कर दे। तो सर ये दोनों में से कुछ भी काम पहले हो सकता है, पहले जीएसटी जमा हो बाद में रिकवरी हो, या पहले जीएसटी की रिकवरी हो जाए और बाद में वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट हो, वट एवर द केस में भी। इस पूरे प्रोसेस को हम नाम देते हैं NCM, नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म। नॉर्मली चार्जेबिलिटी ऐसी ही चलती है। मैकेनिज्म ये है, प्रोसेस ये है कि नॉर्मली गवर्नमेंट को टैक्स जो है वो सप्लायर ही पे करेगा, सप्लायर ही गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा। इसे नॉर्मल चार्ज भी कहा जाता है या फॉरवर्ड चार्ज भी कहते हैं, ठीक है। यानी 99% केसेस में सप्लायर ही गवर्नमेंट को टैक्स जमा कराता है, भले ही वो टैक्स आगे चल के रिसिपिएंट से रिकवर कर लेता है। लेकिन चार्जिंग सेक्शन कहता है कि सर अब हम यहां पे कह रहे हैं कि कुछ केसेस अब हम आपको बताने वाले हैं जहां पे सप्लायर रिसिपिएंट को सप्लाई करेगा, लेकिन गवर्नमेंट को जो जीएसटी है वो रिसिपिएंट जाके पे करेगा। इस बार जीएसटी गवर्नमेंट को कौन जमा कराएगा? रिसिपिएंट। और जब जीएसटी रिसिपिएंट पे कर रहा है तो क्या वो सप्लायर पे बर्डन शिफ्ट कर सकता है? नहीं सर, ये तो इनडायरेक्ट टैक्स है, बर्डन जो है वो कंज्यूमर पे शिफ्ट होता है और यहाँ तो रिसिपिएंट ही कंज्यूमर है। तो सर ये ही जीएसटी जमा कराएगा और ये ही इसका बर्डन बियर भी करेगा। शैल बॉर्न इट्स बर्डन, बॉर्न मतलब झेलना। रिसिपिएंट ही जीएसटी जमा कराएगा और रिसिपिएंट ही इसका बर्डन भी झेलेगा। और अगर सप्लायर के बजाय रिसिपिएंट गवर्नमेंट को जीएसटी पे कर रहा है तो उस प्रोसेस को अब से हम नाम देंगे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, RCM। रिवर्स मतलब उल्टा हो गया, चार्ज मतलब चार्जेबिलिटी, मैकेनिज्म मतलब प्रोसेस, वो प्रोसेस जहां पे चार्जेबिलिटी रिवर्स होके सप्लायर से रिसिपिएंट पे शिफ्ट हो जाती है। तो मैम ऐसे कौन कौन से केसेस हैं जहां पे सप्लायर के बजाय रिसिपिएंट को जीएसटी देना पड़ेगा? बेटा उसके लिए 2 सबसेक्शन बने। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के लिए चार्जिंग सेक्शन में 2 सबसेक्शन आए, सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 एंड सेक्शन 9 सबसेक्शन 4। सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 ने कहा सर हम आपको कुछ स्पेसिफिक लिस्ट देंगे ऑफ स्पेसिफिक गुड्स एंड स्पेसिफिक सर्विसेज जहां पे आपको रिवर्स चार्ज लगाना है। ये बात कौन कहेगा? सेक्शन 9(3). सेक्शन 9(3) हमें स्पेसिफिक लिस्ट देगा ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की जहां पे हमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगाना होगा। यानी ये जो हम स्पेसिफिक लिस्ट पढ़ेंगे गुड्स और सर्विसेज की, वहां पे जो टैक्स है वो रिसिपिएंट डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे करके आएगा। तो ये लिस्ट हम अभी नहीं देखेंगे, इस लिस्ट को हम आगे चल के रेफर करेंगे। यहाँ पे हम इसको रेफर करेंगे, टू बी रेफर्ड इन द चैप्टर ऑफ असेसी। हम आगे चल के एक चैप्टर बनाएंगे असेसी का। असेसी कौन होता है? जो गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है। तो वहां जाके हम डिटेल में सेक्शन 9(3) को पढ़ेंगे और देखेंगे वो कौन कौन से स्पेसिफिक गुड्स और सर्विसेज है जिसके अंदर RCM लगता है, यानी जिनके अंदर रिसिपिएंट को गवर्नमेंट को जीएसटी पे करना पड़ता है। ठीक है, तो जो बंदा जीएसटी गवर्नमेंट को पे करेगा, जो गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा, उसे हम क्या नाम देंगे? असेसी। तो अगर सप्लायर टैक्स दे रहा है तो सप्लायर असेसी है, उस प्रोसेस को नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म कहेंगे। और अगर रिसिपिएंट टैक्स दे रहा है तो उसको हम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का नाम देंगे, जहां पे रिसिपिएंट असेसी बन जाएगा। ठीक है बेटा। फर्दर सेक्शन 9(4) ने कहा कि सर हम अब एक जनरल प्रिंसिपल भी बना रहे हैं, एक हम जनरल रूल भी बना रहे हैं कि कभी भी अगर एक अनरजिस्टर्ड सप्लायर
गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करेगा, सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज करेगा टू अ रजिस्टर्ड रिसिपिएंट। रजिस्टर्ड कहाँ होना चाहिए? अंडर जीएसटी। ये रजिस्टर्ड होना चाहिए अंडर जीएसटी एक्ट। तो जीएसटी एक्ट के तहत अगर जो रिसिपिएंट है वो रजिस्टर्ड है और जो सप्लायर है वो रजिस्टर्ड नहीं है, ये जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है। क्यों नहीं है सर रजिस्टर्ड? क्योंकि सर रजिस्ट्रेशन की इसने कंडीशंस ही पूरी नहीं की होंगी। रजिस्ट्रेशन की कंडीशंस क्या होंगी? टैक्सेबल पर्सन के चैप्टर में देखेंगे सर, वहां वो कहेगा कि जो एग्रीगेट टर्नओवर है सालाना वो थ्रेशोल्ड लिमिट को पार करे। तो सर सर्विसेज के केस में 20 लाख की लिमिट है और गुड्स के केस में 40 लाख की। तो भाई बड़ी दुकान है जहां पे सालाना टर्नओवर 40 लाख से ऊपर जाता है तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। लेकिन अगर सप्लायर की दुकान छोटी सी है, उसका सालाना टर्नओवर ही 15 लाख रुपए का है, तो सर ऐसे में उसको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। वो छोटा सप्लायर है, गवर्नमेंट कहती है उसको हम जीएसटी के अंदर कवर नहीं करेंगे, वो अपना काम करता रहे टैक्स फ्री होके। धीरे धीरे जब उसका टर्नओवर एक लिमिट के आगे बढ़ेगा यानी उसका बिजनेस ग्रो करेगा तो हम उसको कहेंगे कि जीएसटी में आके रजिस्ट्रेशन कराइए और टैक्स पे कीजिए। लेकिन जब तक उस थ्रेशोल्ड लिमिट से नीचे का टर्नओवर है तो उस छोटे सप्लायर को हम यहाँ पे ना तो रजिस्ट्रेशन के लिए कहेंगे और जब वो रजिस्टर्ड ही नहीं होगा तो वो कभी टैक्सेबल पर्सन ही नहीं बनेगा, तो उसके द्वारा होने वाली सप्लाई पे कोई जीएसटी भी चार्ज नहीं होगा। लेकिन अगर ये अनरजिस्टर्ड सप्लायर किसी रजिस्टर्ड रिसिपिएंट को माल बेचता है, सर्विसेज देता है, तो सेक्शन 94 ने कहा कि सर उस पे भी हम जीएसटी चार्ज करेंगे, लेकिन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में, जहां पे रिसिपिएंट को गवर्नमेंट को जाके टैक्स पे करना होगा। क्योंकि सप्लायर तो रजिस्टर्ड ही नहीं है तो वो तो गवर्नमेंट पे जा नहीं सकता, लेकिन रिसिपिएंट तो रजिस्टर्ड है, तो उस रिसिपिएंट को कहा कि भाई अब आप जाके गवर्नमेंट को जीएसटी पे करो और आप ही उसका बर्डन बेयर करो। अब वो रिसिपिएंट कहता है सर मैं क्यों बर्डन बेयर करूं? तो गवर्नमेंट कहती है भाई आपका जो टर्नओवर है अच्छा खासा है, थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा है, आपकी कमाई बढ़ रही है, तभी तो आप रजिस्टर्ड हुए हो। तो ऐसे केस में कोई भी बहाना नहीं चलेगा, आपको ये टैक्स हमारे पास जमा कराना पड़ेगा। लेकिन ये जो प्रोविजन था 94 का, ये जनरलाइज था। जनरलाइज का मतलब बेटा फिर से गौर से समझिएगा, ऑल्दो ये हम डिटेल में असेसी के चैप्टर में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए फिलहाल दिमाग में बैठा लीजिए कि सर जो 9(3) है उसके अंदर स्पेसिफिक लिस्ट है, यानी ये स्पेसिफिक रूल है, स्पेशल रूल है। जो 9(3) की कंडीशन है वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लिस्टेड गुड्स और सर्विसेज पे लगेगी जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। लेकिन 9(4) जनरल रूल है, ये सब गुड्स सब सर्विसेज पे लगेगा, बशर्ते वो गुड्स और सर्विसेज अनरजिस्टर्ड सप्लायर रजिस्टर्ड रिसिपिएंट को दे रहा हो। लेकिन प्रैक्टिकली इस सेक्शन को अप्लाई करने में इंडस्ट्री के अंदर बहुत प्रॉब्लम आई। देयरफॉर इनिशियली गवर्नमेंट ने इस प्रोविजन को सस्पेंड कर दिया था। उन्होंने इसे सस्पेंड कर दिया था टिल 30 सितंबर 2019। However, उसके बाद ये सस्पेंशन विड्रॉ तो हुई, यानी ये प्रोविजन अब इफेक्टिव तो हो गया, बट ये प्रोविजन सिर्फ और सिर्फ एक ही नेचर की सप्लाई पे इफेक्टिव हुआ, जिसको हम नाम दे देते हैं कंस्ट्रक्शन रिलेटेड सप्लाई। सर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कुछ सप्लाई होंगी जो अब सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 के अंदर रिवर्स चार्ज के तहत चार्जेबल हो जाएंगी। वैसे तो बेटा हम रिवर्स चार्ज को बहुत डिटेल में आगे असेसी के चैप्टर में देखेंगे, बट अभी के लिए इतनी बात ध्यान रख लीजिएगा कि जनरली लॉ ये कहता है कि जीएसटी सप्लायर से रिकवर किया जाएगा, यानी जनरली सप्लायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी गवर्नमेंट को जीएसटी पे करे, और जब सप्लायर जीएसटी गवर्नमेंट को पे करता है एज एन असेसी, तो उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं एनसीएम नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म या फॉरवर्ड चार्ज। हाउएवर चार्जिंग सेक्शन 9 के सबसेक्शन 3 और 4 ने
रिवर्स चार्ज की बात की है, जहां पे उन्होंने कहा कि सर 9(3) कहता है कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देंगे कि वो नोटिफिकेशन इश्यू करके कुछ स्पेसिफाइड लिस्ट ऑफ गुड्स और कुछ स्पेसिफाइड लिस्ट ऑफ सर्विसेज पे रिवर्स चार्ज लगवा सकता है। यानी जो स्पेसिफाइड लिस्टेड आइटम्स होंगे या सर्विसेज होंगी, उन पे सप्लायर के बजाय रिसिपिएंट को गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा। फिर भले ही उन केसेस में सप्लायर रजिस्टर्ड हो या ना हो, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन सेक्शन 9(4) कहता है कि सर हाउएवर जनरली अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है और रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो इनके बीच में कोई भी सप्लाई हो उस पे रिवर्स चार्ज हम लगा देंगे। वहां पे क्योंकि रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो बोला भैया आप ही जाके टैक्स पे कर दो, बर्डन तो आप ही को झेलना है, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स है तो बर्डन तो रिसिपिएंट पे जाएगा। तो उन्हें कहा सर बर्डन आप ही को झेलना है, आप रजिस्टर्ड हो तो आप ही जाके जीएसटी गवर्नमेंट को जमा करा दो एज असेसी। यहाँ पे सप्लायर जो अनरजिस्टर्ड है उसको जीएसटी जमा नहीं कराना। और क्यों सप्लायर की बजाय हम रिसिपिएंट से जीएसटी जमा करवा रहे हैं, यानी चार्जेबिलिटी रिवर्स शिफ्ट हो रही है, देयरफॉर इस प्रोसेस को रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का नाम दे दिया। However, ये सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 को प्रैक्टिकली मार्केट में अप्लाई करना बहुत टेक्निकल हो गया, तो ऐसे में इस प्रोविजन को मीनवाइल सस्पेंड कर दिया गया और सस्पेंशन की गई टिल 30 सितंबर 2019। However, इस डेट के बाद सस्पेंशन विड्रॉ तो हुई, लेकिन सब गुड्स या सब सर्विसेज के लिए नहीं हुई। फिलहाल ये सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 जो है वो स्पेसिफाइड कंस्ट्रक्शन रिलेटेड सप्लाई पे ही अप्लाई होगा और उसके लिए कुछ नोटिफिकेशन इशू हुई है जिसके तहत यहाँ पे रिवर्स चार्ज लगेगा। उसको लेके आइए हम कुछ बात करते हैं। एक बार हम अपना पावर पॉइंट देखेंगे। हमने कहा था सर सेक्शन 9(3) के अंदर एंड 5(3) के अंदर कि गवर्नमेंट विल डिसाइड who is liable to pay GST under reverse charge mechanism on specified goods and specified services. Further, section 9 subsection 4 आया जो आज के लिए बहुत important है because यहाँ पे amendments incorporate हुई हैं and parallel amendment section 5 subsection 4 के लिए भी applicable रहेगी। वो क्या कहता है? So with effect from 1st April 2019, notification number 7/2019 dated 29th March 2019 के अंदर कहा गया कि if unregistered supplier registered recipient को सप्लाई करेगा गुड्स या सर्विसेज, देन असेसी कौन कहलाया जाएगा? रिसिपिएंट कहलाया जाएगा अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। यानी अभी तक सेक्शन 9(1) के अंदर कहा था कि भाई सप्लायर को जीएसटी देनी है नॉर्मल चार्ज में, लेकिन सेक्शन 9(3) ने कहा कि सर हम स्पेसिफाइड आइटम्स के ऊपर रिवर्स चार्ज लगा देंगे और 9(4) ने कहा जनरली कि कभी भी अनरजिस्टर्ड सप्लायर रजिस्टर्ड रिसिपिएंट को सप्लाई करेगा गुड सर्विस तो भी रिवर्स चार्ज लग जाएगा। लेकिन ये प्रोविजन फिलहाल के लिए अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशंस मेड बाय जीएसटी काउंसिल सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल है। उन्होंने क्या कहा? अकॉर्डिंग टू जीएसटी काउंसिल, फॉर द टाइम बीइंग दिस प्रोविजन इज एप्लीकेबल ओनली ऑन कंस्ट्रक्शन नेचर सर्विसेज। जैसे कि उन्होंने इसमें सबसे पहले कहा कि व्हेन अ प्रमोटर और बिल्डर गोइंग टू प्रोक्यूर गुड्स सर्विसेज और बोथ फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड सप्लायर, भाई सप्लायर रजिस्टर्ड नहीं है जीएसटी के अंदर, फॉर मोर देन द लिमिट प्रिस्क्राइब टू प्रोक्यूर फ्रॉम देम, उस लिमिट से बाहर जाके उनसे सप्लाई ले रहे हैं जो जीएसटी काउंसिल ने परमिट की थी, उस लिमिट से ज्यादा अनरजिस्टर्ड सप्लायर से सप्लाई ले रहे हैं, देन ऑन द शॉर्टफॉल जीएसटी शैल बी लायबल अंडर आरसीएम। मैम ये क्या कहना चाह रहे हैं? हमें बात कुछ समझ में नहीं आई। चलिए बेटा इस बात को एक एग्जाम्पल से देखते हैं, आपको ये बात ज्यादा जल्दी क्लियर होगी। देखिएगा, मान लेते हैं हम एक एग्जाम्पल में कि सुपरटेक एक प्रमोटर है, एक बिल्डर है। सर ये बिल्डर है,
बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाता है, कंस्ट्रक्शन करता है। और जीएसटी काउंसिल ने, अकॉर्डिंग टू जीएसटी काउंसिल, बिल्डर्स को बोला गया है कि एटलीस्ट मिनिमम 80% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है वो आपको रजिस्टर्ड पर्सन से ऑब्टेन करनी है। यानी सुपरटेक को बोला गया कि भैया आप जो भी इनपुट लेके आएंगे, कैपिटल गुड्स लेके आएंगे, मशीनरी वगैरह, इनपुट सर्विसेज रिसीव करेंगे, वो आपको किससे रिसीव करनी होगी? रजिस्टर्ड सप्लायर से। भाई जब ये बिल्डिंग बना रहे हैं, ये एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं कंस्ट्रक्शन का, अपार्टमेंट्स बना रहे हैं, तो सिर्फ वहां पे इन्हें ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए रॉ मटेरियल, ईट, बदरपुर सीमेंट चाहिए होगा, कैपिटल गुड्स, मशीनरीज चाहिए होंगी लाइक हॉट मिक्सर प्लांट, क्रेन एटसेट्रा, इनपुट सर्विसेज चाहिए होंगी, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, इंटीरियर डेकोरेटर की हेल्प की रिक्वायरमेंट होगी, प्लस रियल एस्टेट एजेंट्स चाहिए होंगे जो इनके फ्लैट्स को, अपार्टमेंट्स को बिकवाएं। तो सर वो कह रहे हैं कि सुपरटेक इन सबसे जो भी इनपुट कैपिटल गुड्स सर्विसेज रिसीव करेगा तो उनको पेमेंट भी करेगा। भाई पेमेंट तो यही करेंगे, पे करेंगे, और जो पे करते हैं वो कौन होते हैं? रिसिपिएंट। तो यानी कंस्ट्रक्शन, प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन के दौरान सुपरटेक जो पीछे से इनपुट सर्विसेज, इनपुट और कैपिटल गुड्स रिसीव कर रहे हैं वो रिसिपिएंट है, और सुपरटेक रजिस्टर्ड है। भाई इनका जो एग्रीगेट टर्नओवर है वो थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा है। अब जीएसटी काउंसिल कहता है कि कोई भी बिल्डर, कोई भी प्रमोटर जब किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के अंदर रॉ मटेरियल, मशीन, सर्विसेज रिसीव करेगा तो उसे ध्यान रखना होगा कि पीछे बैठा हुआ सप्लायर जो है वो जीएसटी में रजिस्टर्ड होना चाहिए। ही मस्ट बी रजिस्टर्ड। ये आपको बात ध्यान रखनी होगी एज अ रिसिपिएंट। तो मैम क्या हमेशा ही रजिस्टर्ड से लेंगे? जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड का मतलब क्या है? हु इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। तो भाई बिल्डर कहता है क्या हम एक एक चीज रजिस्टर्ड सप्लायर से ले? अब जीएसटी काउंसिल इसमें आया और उन्होंने रिकमेंडेशन दी। उन्होंने कहा कि सर 100% आप भले ही रजिस्टर्ड से ना लो, लेकिन कम से कम 80% ऑफ टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट आपको रजिस्टर्ड सप्लायर से रिसीव करनी होगी। रिमेनिंग जो है यानी बैलेंस जो है 20% की सप्लाई यू कैन ऑब्टेन, कैन मतलब ले सकते हो, अगर आपकी इच्छा है तो आप ले सकते हो, प्रोक्यूर फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड सप्लायर। आप चाहो तो टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट का 20% तक का रॉ मटेरियल, मशीन या सर्विसेज अनरजिस्टर्ड सप्लायर से भी ले सकते हो। भाई ईंट वगैरह लेनी है तो किसी छोटी मोटी भट्टी से ले लीजिए, क्योंकि आप छोटे भट्टी से लेंगे तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगी, वो सप्लायर तो जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो आपको ईंटें सस्ती पड़ जाएंगी। लेकिन टोटल कॉस्ट का ध्यान रखिएगा, जो भी ईंटें वगैरह खरीद रहे हैं वो टोटल कॉस्ट की, टोटल प्रोजेक्ट के कॉस्ट की 20% से ज्यादा ना हो। और अगर आपने 20% से ज्यादा का सर्विसेज इनपुट या कैपिटल गुड्स अनरजिस्टर्ड से ले लिए, तो जो 20% के ऊपर एडिशनली आपने ज्यादा सप्लाई रिसीव की अनरजिस्टर्ड सप्लायर से, उस पे आपको जीएसटी देना पड़ेगा अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। यानी मान लेते हैं जीएसटी काउंसिल ने कहा था सर टोटल कॉस्ट का 80% तक आप रजिस्टर्ड से ही लेंगे, बाकी रिमेनिंग 20% अनरजिस्टर्ड सप्लायर से ले सकते हैं। तो मान लेते हैं प्रोजेक्ट कॉस्ट है लेट्स से 100 लाख रुपए की, और आपको परमिशन थी कि आप 100 लाख का कम से कम 80% या उससे ज्यादा सप्लाई रजिस्टर्ड सप्लायर से लेंगे, और बैलेंस जो है अप टू 20% या उससे कम अनरजिस्टर्ड सप्लायर से ले सकते हैं। लेकिन भाई साहब हमारे केस में सुपरटेक ने क्या किया, उन्होंने प्रोक्यूर कर लिया
25 लाख का इनपुट फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड पर्सन। 25 लाख कितना बन गया? 100 लाख का। बताइए 100 लाख में से 25 लाख 25% हो गया। हमें परमिशन कितने की थी? अनरजिस्टर्ड सप्लायर से सप्लाई लेने की। अनरजिस्टर्ड सप्लायर से हम अप टू 20% ले सकते थे, और एक्चुअली सुपरटेक ने कितना ले लिया अनरजिस्टर्ड पर्सन से इनपुट? सर 25 लाख का ले लिया, यानी 25% का ले लिया। तो अब बताइए कितना फालतू ले लिया? सर यहां पे उन्होंने 5% फालतू ले लिया, यानी क्वेश्चन साइलेंट है तो हम मान के चल रहे हैं कि उन्होंने 25 लाख का तो अनरजिस्टर्ड सप्लायर से लिया, और बैलेंस जो था वो ऑब्वियसली रजिस्टर्ड सप्लायर से लिया होगा। तो उन्होंने रजिस्टर्ड सप्लायर से कितना प्रोक्योरमेंट किया? इनपुट कैपिटल गुड्स और इनपुट सर्विसेज का। सर हम मानते हैं सुपरटेक ने टोटल 75% की सप्लाई रजिस्टर्ड सप्लायर से ली, जबकि लेनी थी 80% की सप्लाई। तो अब शॉर्टफॉल कितने का हो गया? 5% का, यानी टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट 100 लाख रुपए का 5% हो गया 5 लाख रुपए। इस 5 लाख पे अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 सुपरटेक को एज अ रिसिपिएंट जीएसटी गवर्नमेंट को पे करानी पड़ेगी अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। बात समझ में आ रही है बेटा? यानी बेटा फिर से समझिए बात को। जीएसटी काउंसिल कहता है कि सर कंस्ट्रक्शन रिलेटेड सर्विसेज के केस में बिल्डर को 80% तक की सप्लाई रजिस्टर्ड सप्लायर से रिसीव करनी है। उन्होंने कहा एज पर लॉ उन्होंने क्या कहा कि सर एक बिल्डर को यानी एक प्रमोटर को मस्ट ऑब्टेन या प्रोक्यूर मतलब इकट्ठा करना होता है, इनपुट कैपिटल गुड्स या इनपुट सर्विसेज फॉर एटलीस्ट, कम से कम कितनी कॉस्ट का? फॉर एटलीस्ट 80% और मोर ऑफ द टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट। टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का 80% प्रोक्यूर करना है फ्रॉम अ रजिस्टर्ड सप्लायर। ठीक है, ये लॉ है। बट एक्चुअली क्या घटना घट जाती है? दैट अ बिल्डर प्रोक्यूर्स, हमारे एग्जाम्पल को ही ले लेते हैं हम, बिल्डर ने प्रोक्यूर किया इनपुट कैपिटल गुड्स इनपुट सर्विसेज 75% की फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर एंड 25% की फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर। परमिसिबल कितना था उसे? सर परमिसिबल लिमिट थी कि आप अनरजिस्टर्ड से कितना ले सकते थे? 20%। अगर आप अनरजिस्टर्ड से लेते तो अनरजिस्टर्ड तो वैसे ही जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है भाई। एक छोटे भट्टी से आप ईंटें खरीदते तो वो तो वैसे ही जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं था, उसे जीएसटी नहीं देना, और उस पे हम आपसे भी कोई जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे, यानी इस पे तो जीएसटी लगेगा ही नहीं। लेकिन जो शॉर्टफॉल आ गया इसमें, यानी जो आपको बोला था, जो आपको परमिट किया था और जो आपने एक्चुअली किया, वो थोड़ा सा ज्यादा हो गया परमिशन से ज्यादा, यानी 5% का शॉर्टफॉल है। मैम इसको शॉर्टफॉल क्यों बोल रहे हैं? बेटा शॉर्टफॉल इसलिए बोल रहे हैं, शॉर्टफॉल का मतलब है जितना आपको बोला गया था लेने को आपने लिया, अगर उतना नहीं तो जो फर्क आया उसको शॉर्टफॉल का नाम दिया। आपको बोला था कम से कम 80% रजिस्टर्ड सप्लायर से लेना है और आपने मात्र 75% ही लिया, तो कमी कितने की रही रजिस्टर्ड सप्लायर से? 5% की। तो इस पे सेक्शन 9(4) आ गया और 9(4) ने कहा कि सर अब आपको जीएसटी पे करनी पड़ेगी। मैम कितने पे? क्या पूरे 25% पे करनी होगी? नहीं बेटा, जीएसटी पे करनी होगी ओनली ऑन 5 लाख। और कौन पे करेगा? क्या वो अनरजिस्टर्ड सप्लायर पे करेगा? नहीं सर, उसकी गलती थोड़ी ना है। आपको ये पे करना होगा अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, यानी आपको एज अ रजिस्टर्ड रिसिपिएंट ये जीएसटी गवर्नमेंट को जमा कराना होगा उस 5% पे। और जो 75% आपने लिया
रजिस्टर्ड सप्लायर से, सर इस पे तो जीएसटी लगेगी लेकिन ये नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म के अंदर लगेगी, यानी वहां पे जीएसटी आपका पीछे बैठा रजिस्टर्ड सप्लायर ही गवर्नमेंट को टैक्स पे कर देगा और उसका बर्डन आप पे शिफ्ट कर देगा। ठीक है, तो भाई यहाँ पे असेसी कौन रहेगा, यहाँ पे असेसी रहेगा सप्लायर, और इस वाले 94 वाले केस में असेसी कौन रहेगा, सर यहाँ पे असेसी रहेगा रिसिपिएंट। मैम ये तो गलत हो गया। बेटा कैसे गलत हो गया, जब जीएसटी काउंसिल कह रही है कि इन टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट के 80% को रजिस्टर्ड सप्लायर से लेना है, यानी इस 80% पे जीएसटी लगना है, तो आप चाहे तो डायरेक्टली 80% का माल रजिस्टर्ड सप्लायर से ले लो, उसका टैक्स सप्लायर हमें जमा करा देगा। और अगर आपने रजिस्टर्ड सप्लायर से नहीं लिया तो हम आपके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगा रहे हैं। आप चाहे तो अनरजिस्टर्ड से भी ले लीजिए, वो भी गरीब आदमी है, वो भी अपना काम जैसे तैसे चला रहा है, वो अपने स्केल को बढ़ाना चाहता है, हम उसको प्रमोट करेंगे। आप ज्यादा से ज्यादा अनरजिस्टर्ड से लीजिए, लेकिन जो भी आप अनरजिस्टर्ड से ले रहे हैं उसके ऊपर जीएसटी आपको देना पड़ेगा। यानी आपने इन टोटल जीएसटी जमा कितने पे कराया, सर 25 + 50 पे ही तो जीएसटी गया। बस वो बात अलग है, 50% पे जीएसटी रिवर्स चार्ज में गया, जिसके अंदर सुपरटेक ने एज अ रिसिपिएंट जीएसटी जमा कराया, और 75% पे जीएसटी अंडर नॉर्मल चार्ज गया, जिसपे रजिस्टर्ड सप्लायर ने जीएसटी जमा कराया होगा। यानी इन टोटल 80% पे तो जीएसटी गया। बाकी जो 20% था जो हम अनरजिस्टर्ड सप्लायर से खरीदने की आपको परमिशन दे रहे थे, उस पे तो हम वैसे ही आपसे कोई जीएसटी नहीं लगा रहे, क्योंकि सप्लायर तो रजिस्टर्ड है ही नहीं, तो उस पे तो जीएसटी बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और रिसिपिएंट को वैसे ही बोल दिया कि 20% तक का आप अनरजिस्टर्ड सप्लायर से ले सकते हैं, वहां पे आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। क्लियर है बेटा ये प्रोविजन। तो आइए इस प्रोविजन को हम एक बार नोटिफिकेशन की लैंग्वेज में देखते हैं। देखिएगा वो क्या कहता है। सर सेक्शन 9 के हमने 4 सब सेक्शन देखे, एक बार फटाफट बिगनिंग से रीड कर लेते हैं। सेक्शन 9(1) ने कहा था सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स विल बी लेविड एंड कलेक्टेड ऑन ऑल इंट्रा स्टेट सप्लाई। खाली यहाँ पे उन्होंने इंट्रा की बात बोली थी, जो इंटर स्टेट सप्लाई की बात है वो कहाँ पे लिखी होगी, भाई सिंपल सी बात है, वो लिखी होगी सेक्शन 5 सबसेक्शन 1 ऑफ आईजीएसटी एक्ट। ठीक है, ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ एक्सेप्ट सप्लाई ऑफ अल्कोहल फॉर alcoholic liquor for human consumption on the value determined under section 15। हम इस पॉइंट को डिटेल में वैल्यूएशन के चैप्टर में देखेंगे, तो अभी आप लिख सकते हैं रेफर टू वैल्यूएशन चैप्टर। सर कितने अमाउंट पे कितनी वैल्यू पे जीएसटी लगेगा, ये बात हमें सेक्शन 15 सिखाएगा। डिटेल में इसे वैल्यूएशन के चैप्टर में देखेंगे। एंड एट सच रेट्स, कितने रेट पे जीएसटी लगेगा, सर ये रेट्स कितने भी हो सकते हैं, नॉट एक्सीडिंग 20% as may be notified by government on the recommendations made by council। सब बिना जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशंस के कोई भी रेट, कोई भी प्रोविजन जीएसटी को लेके ना तो अमेंड होगा ना ही इनकॉर्पोरेट होगा। ठीक है, मैक्सिमम रेट कितना हो सकता है, 20% का हो सकता है। कलेक्टेड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड शैल बी पेड बाय द टैक्सेबल पर्सन। मैम आप कह रहे हो 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, हमने तो सुना है जीएसटी 28% के रेट पे भी लगता है। तो बेटा ध्यान से दिमाग में बैठा लीजिएगा, ये सेक्शन 9(1) ऑफ सीजीएसटी एक्ट है। ऐसा ही एक प्रोविजन एसजीएसटी एक्ट के अंदर भी होगा, और सीजी और एसजी में 50-50% जीएसटी जाता है। तो सीजीएसटी एक्ट में 20% बोला है, ऐसा ही 20% एसजीएसटी एक्ट में भी बोला होगा। यानी इन टोटल मैक्सिमम जीएसटी का रेट कितना हो सकता है, 40%। 40% तक का जीएसटी का रेट हो सकता है, इससे ज्यादा का रेट फिलहाल तो नहीं होगा जब तक कोई एक्ट में चेंज ना आए। तो हो सकता है एग्जामिनर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ ले, व्हाट कुड बी द मैक्सिमम एप्लीकेबल रेट ऑफ जीएसटी अकॉर्डिंग टू चार्जिंग सेक्शन। तो सर चार्जिंग सेक्शन के अकॉर्डिंगली मैक्सिमम जीएसटी का रेट 40% हो सकता है, सीजीएसटी का 20%, एसजीएसटी का 20%, मिला के टोटल 40%। ऑल्दो करंटली आज की डेट पे ये मैक्सिमम रेट दोनों का मिला के 28% है। सर एक्ट ने 40% तक का रेट बोला है,
हाउएवर जीएसटी काउंसिल्स की रिकमेंडेशन पे करंटली गवर्नमेंट ने म्यूचुअली तय किया है मैक्सिमम रेट 28% का। तो सर करंटली ये रेट 28% है, 28% से ज्यादा नहीं जा सकता। हाउएवर एक्ट के अकॉर्डिंगली मैक्सिमम ये 40% तक जा सकता है, यानी कल को अगर गवर्नमेंट को 28 से भी ज्यादा रेट बढ़ाना है तो बढ़ा सकती है, बट मैक्सिमम ऑल टुगेदर सीजी और एसजी का मिला के 40% से ज्यादा का रेट कभी भी जीएसटी में नहीं होगा जब तक एक्ट में कोई चेंज ना कराया जाए। ठीक है, तो आज की रेट में 28% का रेट है मैक्सिमम, इससे कम भी रेट से हम धीरे धीरे आगे चल के देखेंगे, बट मैक्सिमम रेट 28% का है, जिसमें से 14% सेंट्रल गवर्नमेंट को सीजीएसटी के नाम से और रिमेनिंग 14% स्टेट गवर्नमेंट को एसजीएसटी के नाम से दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये बात आपकी ध्यान रखने वाली है। देन नेक्स्टली वो क्या कह रहा है, वो कह रहे हैं सर काउंसिल्स की रिकमेंडेशन पे कलेक्ट किया जाएगा उस मैनर में एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड शैल बी पेड बाय द टैक्सेबल पर्सन। कौन पे करेगा सर? जो भी टैक्सेबल पर्सन है। टैक्सेबल पर्सन का मतलब होगा एनी पर्सन रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। ठीक है, अब यहाँ पे टैक्सेबल पर्सन का मतलब सेक्शन 9(1) के अंदर हम बात कर रहे हैं अंडर नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म, यानी हम सेक्शन 9(1) के अंदर बात कर रहे हैं नॉर्मल चार्ज कह दूं या फॉरवर्ड चार्ज की, जहां पर असेसी कौन होगा सर? यहाँ पे असेसी सप्लायर होगा अंडर सेक्शन 9(1). सेक्शन 9(1) के तहत सेक्शन 9(1) जो है वो हमें बोलेगा कि सर टैक्सेबल पर्सन से जीएसटी कलेक्ट करना अंडर नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म, यानी असेसी होगा सप्लायर। ठीक है, फर्दर नीचे वो कहता है इट मीन्स द मैक्सिमम जीएसटी रेट शैल नॉट एक्सीड 40%, हमने देख लिया था, सीजी का 20 एंड एसजी का 20 ऑन ऑल इंट्रा स्टेट सप्लाईज। इंट्रा क्यों बोल रहा है बार बार बेटा? सेम बात इंटर स्टेट के लिए भी है अंडर सेक्शन 5(1). हम दोनों को साथ में ला दे तो इंटर और इंट्रा पे दोनों पे सेम प्रोविजंस चल रहे हैं। फर्दर सेक्शन 5(1) ऑफ आईजीएसटी हमने ये बात देख ली, इट शैल बी लेविड ऑफ अ टैक्स कॉल्ड इंटीग्रेटेड जीएसटी। ठीक है, इंटीग्रेटेड है यानी इसके अंदर सेंट्रल का भी हिस्सा होगा और स्टेट का भी हिस्सा होगा, यानी सीजीएसटी और एसजीएसटी को मिला के आईजीएसटी बनेगा। ठीक है भाई, सिंपल सी बात है, जो बात हम ऊपर पढ़ के आए 9(1) के अंदर इंट्रा स्टेट सप्लाई की, वही बात यहाँ 5(1) के अंदर पढ़ेंगे इंटर स्टेट सप्लाई के लिए। बट क्योंकि यहाँ पे सीजीएसटी दोनों की बात कर रहा है तो उन्होंने कहा कितना रेट होगा मैक्सिमम, नॉट एक्सीडिंग 40%, वो हमने देख लिया। आईजीएसटी ऑन गुड्स इंपोर्टेड इनटू इंडिया, अगर गुड्स बाहर से इंडिया में इंपोर्ट होंगे तो इस पे जीएसटी हमेशा आईजीएसटी के नाम से ही चार्ज होगा इंपोर्टेशन पे। ये बात इन दी रेफरेंस ऑफ प्रोविजन ऑफ सेक्शन 3 ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट के हम पढ़ेंगे, यानी इस बात को हम देख लेंगे रेफर टू कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी के अंदर हम एक सेक्शन पढ़ेंगे सेक्शन 3 सब सेक्शन 7 ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट, वहां पे जाके इस पॉइंट को मैं डिटेल में लिंक कराऊंगी। फिलहाल के लिए जो लिंकिंग की बात कह रही हूँ वो आप यहाँ पे लिंक कर दीजिएगा। ठीक है, क्लियर है बेटा यहाँ तक की बात? देन सेक्शन 9(2) हमने देख ही लिया था, उन्होंने कहा था जीएसटी येट टू बी लेविड, अभी तो नहीं लगती इन आइटम्स पे, अभी तो फिलहाल जीएसटी नहीं लग रही, लेकिन हम एक्ट में कह रहे हैं कि अगर कल को जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन पे गवर्नमेंट चाहे तो इन आइटम्स पे भी जीएसटी लगा सकती है बाय जस्ट पासिंग अ नोटिफिकेशन। उनको एक्ट में कोई अमेंडमेंट इनकॉर्पोरेट करने की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, कौन कौन से आइटम थे? पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट एज पेट्रोल, नेचुरल गैस एंड एविएशन टर्बाइन फ्यूल। ठीक है, शैल बी लेविड तब लगेगा विद इफेक्ट फ्रॉम उस डेट से लगेगा जो डेट गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी। हाउएवर अभी तक कोई डेट नोटिफाई नहीं हुई है इसके रिगार्डिंग ऑन द रिकमेंडेशंस मेड बाय काउंसिल। सिमिलर प्रोविजन 5(2) के अंदर भी है। फिर 9(3) है, 9(3) कहता है द गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द जीएसटी काउंसिल में नोटिफाई कैटेगरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पे स्पेसिफाइड लिस्ट दे दी जाएगी, नोटिफिकेशन हम आगे पढ़ेंगे, ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जिसके ऊपर आप रिवर्स चार्ज लगा सकते हो, यानी यहाँ पे असेसी कौन रहेगा? रिसिपिएंट। ठीक है जी। फिर फाइनली सेक्शन 9(4) पे आए और 9(4) ने कहा कि सेंट्रल टैक्स यानी सीजीएसटी इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज और बोथ बाय अ सप्लायर हु इज नॉट रजिस्टर्ड, सप्लायर रजिस्टर्ड नहीं है, to a registered person shall be paid by such person on reverse charge।
यानी सप्लायर अगर अनरजिस्टर्ड है और रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो भी सर रिवर्स चार्ज लगेगा, ये बात लिखी थी 9(4) के अंदर। हाउएवर ये प्रोविजन सस्पेंड कर दिया गया था पहले टिल 31 मार्च 2018 और फिर आगे ये सस्पेंशन की डेट बढ़ा के कर दी गई थी 30 सितंबर 2019। हाउएवर इस डेट के बाद ये सस्पेंशन विड्रॉ कर ली गई, बट ये सस्पेंशन सिर्फ और सिर्फ विड्रॉ हुई है कंस्ट्रक्शन रिलेटेड सप्लाई के केस में, विड्रॉ ओनली फॉर कंस्ट्रक्शन रिलेटेड सप्लाई। ठीक है, आगे एक नोट देखिएगा छोटा सा, ये ऑब्जेक्टिव में काम आ सकता है। वो कह रहे हैं सर रिवर्स चार्ज प्रोविजंस वुड नॉट बी एप्लीकेबल इफ एग्रीगेट वैल्यू ऑफ सच सप्लाई रिसीव्ड बाय अ टैक्सेबल पर्सन। रिसीव्ड का मतलब सर रिसिपिएंट कौन है? रजिस्टर्ड। सर अगर टैक्सेबल पर्सन का मतलब होता है रजिस्टर्ड और रिसीव्ड मतलब हो गया रिसिपिएंट, तो सर अगर रजिस्टर्ड रिसिपिएंट ने फ्रॉम एनी और ऑल ऑफ दी सप्लायर्स, सबसे मिलके या किसी एक सप्लायर से जो कि रजिस्टर्ड नहीं था, यानी सप्लायर कौन था? अनरजिस्टर्ड। अगर एक अनरजिस्टर्ड सप्लायर से रजिस्टर्ड रिसिपिएंट कुछ भी रिसीव करता है, डज नॉट एक्सीड 5,000 इन अ डे, इसकी वैल्यू 5,000 रुपए पर डे या उससे कम की होती है, तो सर इस पे आरसीएम नहीं लगेगा, यानी फ्रैंकली स्पीकिंग इस पे हम जीएसटी चार्ज ही नहीं करेंगे, क्योंकि सप्लायर तो वैसे ही अनरजिस्टर्ड है, उस पे जीएसटी लगना नहीं। और जो रिसिपिएंट है उस पे आरसीएम 9(4) के तहत सिर्फ तब आएगा जब ये कंडीशंस पढ़ेंगे, और इन कंडीशंस पे लिखा है कि अगर रजिस्टर्ड रिसिपिएंट पर डे 5,000 रुपए या उससे कम का पर डे का सप्लाई रिसीव कर रहा है, तो सर इस पे हम कोई जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रोविजन हो जाता है ऑब्जेक्टिव स्टैंड पॉइंट से। ठीक है, नेक्स्टली द सेंट्रल गवर्नमेंट वाइड नोटिफिकेशन 7/2019, ये नोटिफिकेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्या कह रहा है ये? सर dated 29 March 2019 has notified that the registered person specified below shall, in respect of supply of specified goods or services received from an unregistered supplier, shall pay tax under reverse charge as recipient of such goods or services। यानी फिलहाल के लिए सेक्शन 9(4) भी जनरलाइज नहीं किया गया है। वैसे तो ये प्रोविजन जनरली सब पे था, हर तरीके की सप्लाई पे था, अगर अनरजिस्टर्ड सप्लायर रजिस्टर्ड रिसिपिएंट को करे, लेकिन फिलहाल के लिए इसको सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया है नीचे दी गई सप्लाई से रिलेटेड। और वो नीचे क्या सप्लाई दी है उन्होंने कहा सर नोटिफिकेशन 7/2019, उन्होंने कहा सर सप्लाई ऑफ सच गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ अदर देन सर्विसेज बाय वे ऑफ ग्रांट ऑफ डेवलपमेंट राइट्स, लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड और एफएसआई। क्या होता है हम अभी देखेंगे थोड़ी देर में। विच कॉन्स्टिट्यूट द शॉर्टफॉल फ्रॉम द मिनिमम वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ रिक्वायर्ड टू बी परचेज बाय प्रमोटर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोजेक्ट इन अ फाइनेंशियल ईयर। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड अगर कोई भी बिल्डर स्पेसिफाइड लिमिट, जो भी उन्हें लिमिट दी थी, मिनिमम वैल्यू थी, उससे कम का रजिस्टर्ड सप्लायर से माल खरीदता है, तो रिमेनिंग पे बिल्डर को अंडर आरसीएम एज अ रिसिपिएंट जीएसटी पे करना पड़ेगा। हाउएवर इसमें एक आइटम आया सीमेंट का, जिसको लेके आगे चल के सितंबर 19 में फर्दर अमेंडमेंट आई नोटिफिकेशन 24/19 के अंदर। उन्होंने कहा सर सीमेंट अगर चैप्टर 2523, ये याद करने की जरूरत नहीं है, इन दी फर्स्ट शेड्यूल टू दी कस्टम टैरिफ एक्ट, कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 एक एक्ट है कस्टम के अंदर, जिसके अंदर इम्पोर्टेड एक्सपोर्टेड गुड्स की शेड्यूल बने हुए हैं जिन पे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के रेट्स लिखे हैं। तो सर कस्टम टैरिफ एक्ट में एक फर्स्ट शेड्यूल के अंदर एक चैप्टर 2523 है जिसके अंदर सीमेंट की कैटेगरी बता रखी है, उस कैटेगरी पे आरसीएम लगेगा ऑन एनी अमाउंट, यानी टोटल अमाउंट पे लगेगा। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कोई शॉर्टफॉल नहीं होगा। ऑफ द परचेज ऑफ सीमेंट बाय द प्रमोटर फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड सप्लायर। मैम ये क्या कह रहा है, कंफ्यूजन हो रही है, कोई बात नहीं बेटा, अभी एक एग्जाम्पल से देखेंगे, जरा एक बार रीडिंग कर लेते हैं।
एंड देन लास्टली नोटिफिकेशन 7 जो हम ऊपर से पढ़ते आ रहे हैं, उन्होंने सर्विसेज के साथ साथ, ऊपर तो उन्होंने यहाँ पे बात ही की गुड्स और सर्विसेज की, साथ साथ उन्होंने कैपिटल गुड्स के लिए भी कुछ बात कही कि कैपिटल गुड्स फॉलिंग अंडर एनी चैप्टर इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट, कस्टम टैरिफ एक्ट के किसी भी चैप्टर में अगर कैपिटल गुड्स है, मशीनरी इक्विपमेंट्स है, तो वो सप्लाइड बाय प्रमोटर फॉर कंस्ट्रक्शन अगर हो रहा है तो वहां पे भी प्रमोटर को एज अ रिसिपिएंट जीएसटी पे करना पड़ेगा। मैम ये सब क्या बातें कर रहा है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। आइए बेटा इस बात को पहले हम एक फ्लो चार्ट की सहायता से समझेंगे और फिर बात को आगे बढ़ाएंगे। ध्यान से सुनिएगा। सर एक बिल्डर है सुपरटेक लिमिटेड, ये एक प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व है। पूरा एक प्रोजेक्ट है जिसमें 1000 फ्लैट्स की कंस्ट्रक्शन होनी है। अब यहां पे जहां 1000 फ्लैट्स की कंस्ट्रक्शन होनी है उसके लिए इन्होंने 3 चीजें पीछे से रिसीव की हैं। उन्होंने इनपुट खरीदा है, उन्होंने मशीनरी खरीदी है। भाई कोई भी आइटम जिसका यूजेज लंबे टर्म तक चलने वाला है वो कैपिटल गुड्स बन जाते हैं, और कोई भी आइटम जो आउटपुट में कंज्यूम हो जाता है वो इनपुट बन जाता है। और साथ साथ उन्होंने इंजीनियर, आर्किटेक्ट, इंटीरियर डेकोरेटर्स की सर्विसेज ली है। इनपुट में सीमेंट को लेके कुछ अलग बात कही गई, सीमेंट के लिए फर्दर कुछ और अमेंडमेंट्स आई, इसलिए उसका हम अलग कैटेगरी बना लेते हैं। और सीमेंट के अलावा बाकी रॉ मटेरियल भी रिक्वायर्ड था, जैसे ईंटें, बदरपुर, सरिये, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, रोड़ी वगैरह। ठीक है, अब नोटिफिकेशन नंबर 7/2019 कहता है कि सर कैपिटल गुड्स अगर आपने बाय किए हैं, खरीदे हैं, रिसीव किए हैं, किससे रिसीव किए हैं सर? 2 लोगों से ले सकते हैं। या तो आपने ये मशीनरी खरीदी है किसी रजिस्टर्ड सप्लायर से, अगर आपने रजिस्टर्ड सप्लायर से ली है तो जीएसटी तो लगेगी, और कौन देगा सर? सप्लायर देगा ना, अंडर नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म। सर वो सप्लायर ही जीएसटी देगा जिससे हमने मशीन खरीदी। ठीक है, लेकिन अगर ये मशीन गलती से आपने किसी अनरजिस्टर्ड सप्लायर से ले ली, ध्यान से सुनिएगा, अगर ये मशीन आपने किसी अनरजिस्टर्ड सप्लायर से ले ली तो सर जीएसटी अब आपको देना पड़ेगा एज अ रिसिपिएंट अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ऑन फुल अमाउंट ऑफ और ऑन फुल वैल्यू ऑफ सच कैपिटल गुड्स। उस मशीन के लिए आपने अनरजिस्टर्ड सप्लायर को जितना भी पैसा दिया, उस पूरी पेमेंट पे आपको जीएसटी अपनी पॉकेट से जमा कराना पड़ेगा। मैम आपने तो कहा था शॉर्टफॉल पे जीएसटी देना होगा। बेटा ध्यान से सुनिए, कैपिटल गुड्स के केस में नोटिफिकेशन 7/19 ने कहा कि सर अनरजिस्टर्ड सप्लायर से अगर आप मशीन खरीदोगे तो पूरे के पूरे अमाउंट पे रिवर्स चार्ज के तहत जीएसटी जाएगा, यानी यहाँ पे असेसी कौन हो जाएगा? आप हो जाओगे एज अ रिसिपिएंट। आपका मतलब कौन है? सुपरटेक। हाउएवर अगर आप यही मशीन रजिस्टर्ड सप्लायर से लेते तो सर फिर वो रजिस्टर्ड सप्लायर जीएसटी देता, आपको जीएसटी नहीं देना था। ठीक है जी, क्लियर बात? आगे बहुत ध्यान से चलिएगा मेरे साथ साथ, थोड़े से यहाँ पे बहुत सारे सब प्रोविजंस बढ़ रहे हैं तो कंफ्यूजन नहीं आनी चाहिए। आगे फर्दर उन्होंने कहा सर सीमेंट अगर आप खरीदोगे, सीमेंट को लेके
नोटिफिकेशन नंबर 24/2019 आई और सीमेंट को लेके उन्होंने कहा सर अगर आप सीमेंट रिसीव करोगे किससे? भाई सिंपल सी बात, अगर आप सीमेंट रिसीव कर रहे हो रजिस्टर्ड सप्लायर से तो कोई दिक्कत नहीं, वो सप्लायर जीएसटी देगा अंडर नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म। लेकिन भूल से भी अगर आपने अनरजिस्टर्ड सप्लायर से सीमेंट खरीद लिया तो सर उस पे भी जीएसटी लग जाएगी और आपको देनी पड़ेगी अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ऑन फुल अमाउंट ऑफ सीमेंट। यानी सीमेंट के उस आइटम पे आपको ही जीएसटी देनी पड़ेगी एज अ रिसिपिएंट, यानी सारा जीएसटी सुपरटेक जमा कराएगा उस पूरी सीमेंट की बोरियों पे। मैम शॉर्टफॉल कब आएगा? ध्यान से सुनो बेटा, सीमेंट के लिए भी उन्होंने कह दिया कि अगर अनरजिस्टर्ड सप्लायर से लोगे तो पूरे के पूरे अमाउंट पे जीएसटी लग जाएगी और कौन देगा? एज अ रिसिपिएंट आपको जीएसटी देना पड़ेगा ऑन फुल अमाउंट। लेकिन इस सीमेंट को छोड़ के बाकी कोई और रॉ मटेरियल है या सीमेंट और कैपिटल गुड्स को छोड़ के कोई और इनपुट सर्विस है, तो सर इन दोनों केसेस में किस में रॉ मटेरियल अदर देन सीमेंट एंड इनपुट सर्विसेज, इन दोनों केसेस में नोटिफिकेशन नंबर 7/2019 आ जाएगी जो कहेगी कि सीमेंट के अलावा अगर आप कोई और रॉ मटेरियल रिसीव करते हो या कोई भी इनपुट सर्विसेज अगर आप रिसीव कर रहे हो किससे? फ्रॉम अ रजिस्टर्ड सप्लायर, तो सर कोई दिक्कत ही नहीं है, वहां तो जीएसटी लग ही रहा है नॉर्मल चार्ज के अंदर। हमने ऊपर पढ़ ही लिया था अंडर सेक्शन 9(1) कि भाई टैक्सेबल सप्लाई पे टैक्सेबल पर्सन जीएसटी देगा। लेकिन अगर अदर देन सीमेंट के अलावा कोई और आपका रॉ मटेरियल है या सर्विसेज है वो आप अनरजिस्टर्ड सप्लायर से ले रहे हो, तो सर उस सिनेरियो में जीएसटी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत सिर्फ और सिर्फ रिसिपिएंट जमा कराएगा ऑन शॉर्टफॉल्स, यानी सुपरटेक को जीएसटी देनी पड़ेगी उस पे ओनली ऑन शॉर्टफॉल्स बट नॉट ऑन फुल अमाउंट। मैम थोड़ी सी दिक्कत हो रही है बेटा, कोई बात नहीं, थोड़े से टेक्निकल प्रोविजंस आ गए हैं, हमें पेशेंटली इन्हें समझना है। नोटिफिकेशन नंबर 7/19 कह रही है कि भाई इनपुट अगर है अदर देन सीमेंट और इनपुट सर्विसेज है, यानी यहाँ पे कैपिटल गुड्स की बात नहीं कर रहे, सिर्फ इन दोनों की बात कर रहे हैं। इन दोनों केसेस के अंदर अगर आप ये रिसीव करते हैं किसी अनरजिस्टर्ड सप्लायर से, तो जो शॉर्टफॉल है जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंगली सिर्फ उस पे आरसीएम लगेगा, उस पे असेसी को जीएसटी पे करनी पड़ेगी। फिर से समझ लीजिए, एक बार फिर से दिमाग में बैठाइए मैं क्या कह रही हूँ। मैंने कहा भाई सुपरटेक कंस्ट्रक्शन कर रहा है एक प्रोजेक्ट की, उसमें उन्हें 3 चीजें चाहिए, इनपुट, कैपिटल गुड्स एंड इनपुट सर्विसेज। कैपिटल गुड्स को तो वो हटा देते हैं, कैपिटल गुड्स को तो वो कहते हैं सर अगर मशीन किसी भी अनरजिस्टर्ड सप्लायर से ले ली तो सुपरटेक को एज अ रिसिपिएंट अंडर रिवर्स चार्ज पूरी मशीन की वैल्यू पे जीएसटी खुद की पॉकेट से जमा कराना होगा। और साथ साथ सेम प्रोविजन, सिमिलर प्रोविजन इनपुट में से सीमेंट के ऊपर भी डाल दिया, बिकॉज सीमेंट सबसे असेंशियल एलिमेंट है कंस्ट्रक्शन के अंदर।
और सीमेंट जो बनाते हैं, जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, वो ज्यादातर बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर होते हैं, तो उनके लिए भी ये प्रोविजन डाल दिया। क्योंकि सर अगर आप बड़ी कंपनी में जाएंगे, अंबुजा सीमेंट, जेके के अंदर, तो सर वहां पे क्वालिटेटिव सीमेंट मिलेंगे। हाउएवर अगर आप वहीं पे किसी छोटी कंपनी के अंदर चले जाएंगे, लोकल मैन्युफैक्चरर के अंदर, तो हो सकता है सर लोकल मैन्युफैक्चरर घटिया क्वालिटी का सीमेंट बना रहा हो, जिससे आगे चल के कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी घटिया हो सकती है और हो सकता है लोगों की जिंदगी भी दांव पे लग जाए। तो सर सीमेंट के लिए हम यहाँ पे स्पेशल नोटिफिकेशन के साथ आ रहे हैं, नोटिफिकेशन नंबर 24/19। उस केस में हमने कह दिया क्लियरली कि सर सीमेंट अगर आपने अनरजिस्टर्ड सप्लायर से लिया तो पूरी सीमेंट की वैल्यू पे जीएसटी आपको अपनी पॉकेट से भरना होगा। तो सोचिए एक बिल्डर क्या फिर सीमेंट अनरजिस्टर्ड सप्लायर से लेगा? सर उसे पता है अनरजिस्टर्ड से लिया तो पूरे सीमेंट पे जीएसटी हमें अपनी पॉकेट से देनी होगी, और अगर रजिस्टर्ड सप्लायर से दिया तो भले ही उसका टैक्स हमारी जेब से जाएगा, लेकिन वो जमा तो रजिस्टर्ड सप्लायर ही कर देगा ना। तो ऐसे में उन्होंने कह दिया सर अगर आपने 1% भी अनरजिस्टर्ड से लिया, यानी यहाँ पे शॉर्टफॉल की बात नहीं हो रही, यहाँ पे कोई शॉर्टफॉल की बात नहीं हो रही है, शॉर्टफॉल की बात कैपिटल गुड्स में भी नहीं हो रही है। शॉर्टफॉल के दो एक्सेप्शन आ गए, कौन कौन से? कैपिटल गुड्स एंड सीमेंट। इन दो केसेस में कोई शॉर्टफॉल का ऑब्लिगेशन नहीं है। सही, यहाँ पे तो पूरा जो भी आपने सीमेंट खरीदा है उस पूरे पे रिवर्स चार्ज लग जाएगा और एज अ रिसिपिएंट आपको जीएसटी देनी पड़ेगी। लेकिन सीमेंट के अलावा कोई और रॉ मटेरियल है, ब्रिक्स है, रॉड्स है, बदरपुर है, रोड़ी वगैरह है, तो सर ये सब तो लोकल मैन्युफैक्चरर भी बनाते हैं। ईंटें वीटे तो बनती ही छोटे स्केल पे हैं, भट्टियां बनी होती हैं। सर उन लोगों की हो सकता है इतनी सप्लाई 20 लाख 40 लाख से ऊपर ना हो, तो वो अनरजिस्टर्ड हो सकते हैं। तो उनके लिए कह दिया कि सर अदर देन सीमेंट कोई और रॉ मटेरियल हो या इनपुट सर्विसेज हो, इनपुट सर्विसेज या इनपुट अदर देन सीमेंट हो, तो उसके लिए वापस नोटिफिकेशन 7/19 में चले जाना। और वो कहता है अगर ये दो आइटम्स आपने अनरजिस्टर्ड सप्लायर से लिए तो एज अ रिसिपिएंट बिल्डर को, प्रमोटर को जीएसटी देना पड़ेगा अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ओनली ऑन शॉर्टफॉल अकॉर्डिंग टू द मिनिमम वैल्यू रिकमेंडेड बाय जीएसटी काउंसिल। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपको मात्र शॉर्टफॉल पे ही रिवर्स चार्ज के तहत जीएसटी देना होगा। इस बात को हम और क्लियरली एक इलस्ट्रेशन से समझ लेते हैं तो आपको बात जल्दी क्लियर होगी। एक एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 लास्ट में वो बात कर रहा है सर कंस्ट्रक्शन हो रहा है एक प्रोजेक्ट का और वहां पे इनपुट और इनपुट सर्विसेज की ट्रीटमेंट कुछ बताई। सपोज अ प्रमोटर परचेज 60% ऑफ इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज used in the construction from a registered supplier, and despite he also purchased 15% cement and 25% other input and input services from unregistered supplier during the financial year 2019-20। यानी प्रमोटर ने क्या किया, परचेज किया था इनपुट और इनपुट सर्विसेज 60% किससे? रजिस्टर्ड सप्लायर से। दिमाग में बैठाते जाइए, 60% रजिस्टर्ड से लिया, लेकिन सीमेंट जो यूज हुआ था वो अनरजिस्टर्ड से लिया 15% का। सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान रखिएगा अभी। एंड अदर परचेजेस किए उन्होंने सीमेंट के अलावा अनरजिस्टर्ड पर्सन से 25% के। प्रमोटर इज रिक्वायर्ड टू परचेज मिनिमम 80% ऑफ टोटल इनपुट और इनपुट सर्विसेज फ्रॉम अ रजिस्टर्ड पर्सन। तो सोच के बताइए यहाँ पे शॉर्टफॉल कितने का रहा? ध्यान से सुनिएगा सर, टोटल 80% होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने किया कितना रजिस्टर्ड से? 60%। ठीक है, बाकी इन्होंने सीमेंट भी अनरजिस्टर्ड से खरीदा और माल भी अनरजिस्टर्ड से लिया, तो टोटल शॉर्टफॉल कितना हो गया? 20%। अब सर ध्यान से सुनिएगा, इस 20% को, जो शॉर्टफॉल है 20% का, इस 20% पे जीएसटी लगेगी अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, यानी रिसिपिएंट को जीएसटी देनी पड़ेगी। लेकिन इसमें से ये जो 15% का सीमेंट है, इस पे तो सर
पूरे 100% ऑफ 15% पे जीएसटी आरसीएम के अंदर ही जाएगी, क्योंकि सीमेंट के लिए हमने क्या पढ़ा, नोटिफिकेशन 24/2019। तो 24/2019 ने कहा कि सर ही इज लाइबल टू पे जीएसटी अंडर आरसीएम फॉर टोटल परचेज ऑफ सीमेंट फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन irrespective of percentage of total purchases. Therefore, सब 20 में से 15% तो हो गया सीमेंट, और कितना बचा, और बचा 5%। उस 5% पे आरसीएम लग जाएगा, ठीक है। यानी इस 15% पे भी आरसीएम था, लेकिन ये आरसीएम था अंडर नोटिफिकेशन नंबर 24/2019, और यहाँ पे जो 5% है ये लगेगा अंडर नोटिफिकेशन नंबर 7/2019। एग्जाम्पल को दिमाग में अच्छे से घोट के पी लीजिएगा, बात आपको तभी अच्छे से क्लियर होगी। सेकेंडली देखिए दूसरा एग्जाम्पल, ये बेटा ये एग्जाम्पल मिनिस्ट्री ने दिए नोटिफिकेशन के साथ लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए, इसलिए इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझिएगा। एग्जाम्पल नंबर 2, फॉर परचेज ऑफ कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स की अब बात कर रहे हैं। सपोज अ प्रमोटर परचेज 82%, भाई हमें गाइडलाइंस जीएसटी काउंसिल के अकॉर्डिंगली मिनिमम 80% की बोली गई है कि आप 80% ऑफ टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है वो आप रजिस्टर्ड सप्लायर से लोगे, बाकी सप्लाई अनरजिस्टर्ड से ले सकते हो, एक्सेप्ट सीमेंट एंड कैपिटल गुड्स। सीमेंट और कैपिटल गुड्स आप कभी भी अनरजिस्टर्ड सप्लायर से लोगे तो उस पर हमेशा जीएसटी देनी होगी। इन दो आइटम को छोड़ के कोई और सामान अगर अनरजिस्टर्ड सप्लायर से लेते हो 80% के आगे जाके, यानी विद इन दैट 20% लिमिट, तो उस पर हम आपको जीएसटी माफ कर सकते हैं। लेकिन 20% तक की छूट है, 20% से ऊपर अगर आप खरीदोगे अनरजिस्टर्ड सप्लायर से अदर देन सीमेंट एंड कैपिटल गुड्स, तो उस शॉर्टफॉल पे भी हम आपसे जीएसटी चार्ज कर लेंगे। तो उन्होंने कहा सर उन्होंने टोटल परचेजेस 82% की ऑफ इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज की थी, यूज इन दी कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोजेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, अमेंडमेंट है, डेफिनेटली क्वेश्चन आने के बहुत हाई चांसेस है, तो ढंग से समझिएगा। फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर, सर 82% इनपुट और इनपुट सर्विसेज खरीदी उन्होंने रजिस्टर्ड सप्लायर से। डिस्पाइट ऑफ इट ही ऑल्सो परचेज 5% सीमेंट एंड 3% अदर इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर। सर जो 3% का अदर इनपुट या इनपुट सर्विसेज लिए अनरजिस्टर्ड से, वो तो परमिसिबल है, उस पर हम आपसे कोई जीएसटी नहीं लेंगे क्योंकि आपने 80% की कंडीशन को फुलफिल किया। लेकिन 80% की कंडीशन को फुलफिल करने के बावजूद भी आपने अगर सीमेंट ले लिया अनरजिस्टर्ड सप्लायर से, तो भाई साहब उस पे आपको जीएसटी देना पड़ेगा अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। एज अ रिसिपिएंट हम आपकी पॉकेट से, आपसे ही एज एन एसएससी जीएसटी चार्ज करवाएंगे और आप इसे जमा करवाएंगे टू गवर्नमेंट, ठीक है। नाउ कौन से साल में, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2019, he has also purchased 10% of capital goods from unregistered person. सर यानी टोटल क्या था, ध्यान से समझिए हुआ क्या, 100% की सप्लाई थी, 100% की सप्लाई में से 82% तो हो गया था रजिस्टर्ड वाला मामला, फिर उसके बाद 5% सीमेंट था अनरजिस्टर्ड से, 3% अदर देन सीमेंट था अनरजिस्टर्ड डीलर से, फिर 10% हुआ कैपिटल गुड्स अनरजिस्टर्ड बंदे से। तो जरा टोटल निकाल के दे दीजिए कितना हो गया सर, ये टोटल 82 + 5 + 3 + 10, इट गोज टू 100% ओनली। तो 100 में से 100% का ब्रेकअप उन्होंने दिया है, 82% जो है वो रजिस्टर्ड सप्लायर से है और बाकी सब अनरजिस्टर्ड से है। तो सर सिंपल सी बात, यहाँ पे जो 82% है इस पे तो जीएसटी लगी रहा है, कौन देगा, अंडर नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म सप्लायर देगा। फिर जो 5% का सर सीमेंट आया, 5% का सीमेंट आया, तो भाई साहब इस पे तो आंख बंद करके नोटिफिकेशन 24/19 लग जाएगी, यहाँ पे जीएसटी पूरे पे लगेगा अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ऑन होल 5%, भले ही 80% की कंडीशन को फुलफिल क्यों ना किया हो। एंड देन कैपिटल गुड्स के लिए भी यही सेम सिनारियो है सर, यहाँ पे भी जीएसटी लगेगा 100% अंडर आरसीएम ऑन होल वैल्यू ऑफ 10%।
ठीक है जी, क्लियर। लेकिन जो अदर परचेजेस की फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर, जो अदर परचेजेस की फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर, इन पे कोई जीएसटी चार्ज नहीं होगा। ठीक है, बात को ध्यान से समझते जाइएगा। जो 82% था उस पे तो जीएसटी अंडर नॉर्मल चार्ज, 5% पे पूरे पे जीएसटी, क्योंकि सीमेंट है, नोटिफिकेशन 24/19, एंड कैपिटल गुड्स के लिए नोटिफिकेशन नंबर 7/19 ही लग जाएगी। और उन्होंने कहा सर कैपिटल गुड्स पे हम शॉर्टफॉल पे नहीं, जो भी कैपिटल गुड्स आप अनरजिस्टर्ड सप्लायर से ले रहे हो हम उस पे पूरे पे जीएसटी चार्ज करेंगे। लेकिन कैपिटल गुड्स और सीमेंट को छोड़ के कोई और सामान अगर आप अनरजिस्टर्ड से लेते हो बियॉन्ड 80%, तो सर इस पे हम आपसे कोई जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे। प्रमोटर को मिनिमम कितना खरीदना था, 80% खरीदना था, उन्होंने भाई साहब 82% खरीद लिया है, इस ऑब्लिगेशन को पूरा किया है। तो सर अब उनके पास शॉर्टफॉल कितना है, उनके पास कोई शॉर्टफॉल नहीं है। उन्होंने 80% करना था, उन्होंने 82% कर लिया, प्लस 5 और 10, 5% के सीमेंट पे और 10% के कैपिटल गुड्स पे भी अंडर आरसीएम जीएसटी जमा करा दिया, तो अब उनके पास कोई शॉर्टफॉल नहीं है। देयरफॉर इस 3% के आइटम पे आपको कोई जीएसटी नहीं देना। थोड़ा थोड़ा बात समझ में आ रही है। तो बेटा कंक्लूजन ये है कि सीमेंट के ऊपर नोटिफिकेशन नंबर 24/2019 एंड कैपिटल गुड्स पे नोटिफिकेशन 7/2019 के चलते कुछ भी सप्लाई रहे, भले ही वो परमिसिबल लिमिट के अंदर ही क्यों ना हो, अगर आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन से सप्लाई ली है तो सर उस पे पूरे पे आपको जीएसटी अपनी पॉकेट से जमा करना होगा। लेकिन सीमेंट और कैपिटल गुड्स को छोड़ के अगर आप और कुछ भी लेते हो अनरजिस्टर्ड सप्लायर से और 80% की कंडीशन को मीट करते हो, तो भाई हमारे एग्जाम्पल में तो 82% लिया हुआ था, तो 82% के बियॉन्ड कुछ और परचेज कर रहे हो आप अनरजिस्टर्ड से, तो सर उस पे आपको कोई जीएसटी नहीं देना है अंडर सेक्शन 94। ठीक है, तो हमारे लिए यहाँ पे कंक्लूजन क्या थी कि भाई हमारे केस में कोई शॉर्टफॉल नहीं रहा, क्योंकि उसे 80% रजिस्टर्ड से लेना था, उसने 80 की बजाय 82% रजिस्टर्ड सप्लायर से इनपुट सर्विसेज लिए हैं, प्लस 5% सीमेंट और 10% की मशीन के ऊपर भी उसने एज एन आरसीएम के तहत रजिस्टर्ड रिसिपिएंट होते हुए जीएसटी जमा कर दिया है। देयरफॉर इसके अलावा आप किसी और आइटम पे जीएसटी उससे पे नहीं करना। क्लियर है बेटा यहाँ तक की बात? तो एक बार इसी बात को हम यहाँ पे कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। एक बार आइएगा पीपीटी में। हमने कहा था सर सेक्शन 94 ने कहा कि भाई फॉर द टाइम बीइंग कंस्ट्रक्शन नेचर सर्विसेज के अंदर जहां पे कभी एक प्रमोटर या बिल्डर गोइंग टू प्रोक्योर गुड्स सर्विसेज बोथ फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर more than the limit prescribed to procure from them, then the shortfall shall be liable to GST under RCM under section 94, but subject to certain condition. क्या कह रहा है देखिएगा, if a builder receives capital goods, एक बिल्डर मशीन वगैरह, हमने यहाँ देखा हॉट मिक्सर प्लांट है जो सीमेंट बदरपुर रोड़ी को मिलाता है, या क्रेन है जो वहां से डेमोलिश्ड आइटम्स को उठाती है एक जगह से दूसरी जगह रखती है, बॉट फॉर्म रजिस्टर्ड सप्लायर, कैपिटल गुड्स रजिस्टर्ड सप्लायर से आए तो भाई नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, वहां पे रजिस्टर्ड सप्लायर ही जीएसटी पे करेगा। लेकिन अगर ये बॉट फॉर्म हुए अनरजिस्टर्ड सप्लायर से लिया तो नोटिफिकेशन नंबर 7/2019 लग जाएगी, जिसके तहत 100% जो भी उन्होंने मशीन ली है अनरजिस्टर्ड सप्लायर से पूरे पे उन्हें आरसीएम के तहत एज अ रेसिपिएंट जीएसटी देनी होगी, भले ही ऐसे सिनेरियो में उन्होंने 80% की कंडीशन को फुलफिल किया हो या नहीं। कैपिटल गुड्स और सीमेंट के केस में ये कंडीशन हमें देखनी ही नहीं है, इररिलेवेंट है। फर्दर उन्होंने कहा सर इनपुट में अगर वो सीमेंट लेते हैं, सीमेंट बैग्स खरीदते हैं, किससे लेते हैं? अनरजिस्टर्ड सप्लायर से, तो अगेन नोटिफिकेशन 24/2019 लग जाएगी, जिसके तहत अगेन पूरी सीमेंट की वैल्यू पे जीएसटी देनी होगी इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी परसेंटेज। हाउएवर अगर वही ये सीमेंट रजिस्टर्ड सप्लायर से लेते तो सर उस पे एनसीएम लगता, रजिस्टर्ड सप्लायर को जीएसटी पे करनी होती। हाउएवर इनपुट में अदर देन सीमेंट कोई और इनपुट है लाइक रॉड, ब्रिक्स एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, या इनपुट सर्विसेज हैं
लाइक इंजीनियर, आर्किटेक्ट, इंटीरियर डेकोरेटर की, तो सर ऐसे केस में उन्होंने अगर ये सप्लाई अनरजिस्टर्ड सप्लायर से ली है तो सर सिर्फ ओनली ऑन शॉर्टफॉल, जो डेफिसिट होगा, जो 80% की कंडीशन को मीट नहीं करेगा। भाई सिंपली नोटिफिकेशन कह रही है कि कोई भी प्रमोटर बिल्डर कम से कम टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट के 80% को रजिस्टर्ड सप्लायर से परचेज करेगा, बाकी 20% वो अनरजिस्टर्ड से ले सकता है। तो भाई सिंपल सी बात, 80% भी उसने जो भी कम अमाउंट अनरजिस्टर्ड सप्लायर से रिसीव किया है, उस शॉर्टफॉल पे हम जीएसटी अंडर आरसीएम उस बिल्डर से चार्ज करेंगे। हाउएवर जो बैलेंस 20% उसने अनरजिस्टर्ड सप्लायर से ले लिया, उस पे हम आपसे कोई जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन 7/2019 ने ये बात की, ओनली ऑन शॉर्टफॉल आरसीएम शैल बी एप्लीकेबल। और अगर यही आइटम रजिस्टर्ड सप्लायर से लेता तो सर जीएसटी तो लगनी थी नॉर्मल चार्ज के अंदर, वो हम लगाते। ठीक है, हाउएवर ये प्रोविजन 3 सर्विसेज पे नहीं आएंगे, टीडीआर, एफएसआई और लॉन्ग टर्म लीज के। ये टीडीआर, एफएसआई, लॉन्ग टर्म लीज क्या होती है, इसको हम फिलहाल इस चैप्टर में नहीं समझेंगे, नहीं तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगी। इस टॉपिक को हम टाइम ऑफ सप्लाई में जाके आगे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए बस हम ये चार्ट में कनेक्ट करके रख देते हैं। हाउएवर जब डिटेल में हम असेसी पढ़ेंगे, टाइम ऑफ सप्लाई पढ़ेंगे, उस पॉइंट को ले जाके फिर से हम रिकनेक्ट करेंगे सो दैट आपको कन्वीनियंट रहे बात समझने में। ठीक है बेटा, तो फटाफट से पहले यहाँ तक की बात एक बार रिकैप कीजिए। सेक्शन 9(1) नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म की बात कर रहा है कि भाई सारे इंटर स्टेट, इंट्रा स्टेट सप्लाई पे जीएसटी लगेगी एक्सेप्ट अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। 9(2) ने कहा पेट्रोलियम, एविएशन, टर्बाइन फ्यूल, पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल या नेचुरल गैसेस के ऊपर जीएसटी आप लगा सकते हैं, हाउएवर अभी नहीं लग रही। 9(3) ने कहा सर हम गवर्नमेंट को पावर दे रहे हैं कि वो नोटिफिकेशन इश्यू करके स्पेसिफाइड लिस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दे सकते हैं जिसमें आरसीएम लग जाए, यानी सप्लायर के बजाय रिसिपिएंट से जीएसटी पे हो, रिसिपिएंट जाके गवर्नमेंट को जीएसटी जमा कराए। फिर 9(4) ने कहा कि सर यहाँ पे कोई स्पेसिफाइड लिस्ट नहीं होगी, यहाँ पे जनरली अगर कोई भी अनरजिस्टर्ड सप्लायर किसी भी रजिस्टर्ड रिसिपिएंट को गुड्स या सर्विसेज देगा, उस पे 9(4) के तहत आरसीएम लगेगा, यानी रजिस्टर्ड रिसिपिएंट को गवर्नमेंट को टैक्स जमा कराना होगा। हाउएवर ये सेक्शन सिर्फ और सिर्फ फिलहाल के लिए कंस्ट्रक्शन लिंक्ड सप्लाई के ऊपर ही चल रहा है। यहाँ पे 2 नोटिफिकेशंस भी आई इससे रिलेटेड। हमने देखा नोटिफिकेशन नंबर 7/2019 ने कहा कि सर कोई भी इनपुट अदर देन सीमेंट या कोई भी इनपुट सर्विसेज अगर आप यानी बिल्डर अनरजिस्टर्ड सप्लायर से लेता है तो वो ले सकता है। बस जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन है कि बिल्डर की ऑब्लिगेशन है कि टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का कम से कम 80% रजिस्टर्ड सप्लायर से ले, बाकी वो 20% अनरजिस्टर्ड से ले सकता है, उस पे हम कोई जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे। बात को समझिए एक बार फिर से। वो कह रहा है सर सिंपल सी बात है कि हम बिल्डर्स को बोल रहे हैं कि टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट जो भी है, प्रोजेक्ट की जो भी टोटल कॉस्ट है, उस टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का कम से कम 80% या ज्यादा से ज्यादा 100% भी हो सकता है, यानी एटलीस्ट 80% और मोर उसको सप्लाई किससे लेनी होगी, सप्लाई मस्ट बी रिसीव्ड फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर, रजिस्टर्ड बंदे से लेनी होगी। और अगर वो रजिस्टर्ड सप्लायर से सामान लेगा तो सर सिंपल सी बात है, रजिस्टर्ड सप्लायर टैक्सेबल पर्सन है, वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, वो जीएसटी जमा कराएगा गवर्नमेंट को। और जहां सप्लायर जीएसटी जमा कराते हैं तो उसे नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म कहते हैं, और नॉर्मल चार्ज के लिए सेक्शन 9(1) की चार्जेबिलिटी आ जाती है। लेकिन जो बैलेंस 20% है, यानी प्रोजेक्ट कॉस्ट का जो बैलेंस 20% है, ये बिल्डर चाहे तो कैन, यानी ऑप्शन है उसके पास, जरूरी नहीं है कि अनरजिस्टर्ड से ले, चाहे तो पूरा का पूरा 100%। से यहाँ पे मस्ट है, यहाँ पे कंपलसरी है कि रजिस्टर्ड से लेना होगा 80%, लेकिन यहाँ पे ऑप्शनल है, चाहो तो रजिस्टर्ड से लो, चाहो तो अनरजिस्टर्ड से ले लो। कैन प्रोक्यूर आइटम्स फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर, चाहे तो अनरजिस्टर्ड से ले सकता है। हम
छोटे स्केल के लोगों को भी प्रमोट करना चाहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट रिस्ट्रिक्शन है भाई, आप चाहो तो 20% कैन ऑब्टेन फ्रॉम अनरजिस्टर्ड, लेकिन 80% यू शुड ऑब्टेन फ्रॉम रजिस्टर्ड वन। ठीक है जी, लेकिन इस बात की एक्सेप्शन आ गई। एक्सेप्शन क्या है सर? एक्सेप्शन हो गई दो। क्या हो गई? पहली तो कैपिटल गुड्स और दूसरी हो गई सीमेंट। यानी ये दोनों तो आपको रजिस्टर्ड से लेने हैं, अगर आप अनरजिस्टर्ड से ले लेते हो तो सर पूरे पे आपको जीएसटी देनी होगी। देन जीएसटी शैल बी चार्जेबल अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है, हाउएवर अगर आप इन दो आइटम्स के अलावा कोई और इनपुट, कैपिटल गुड्स तो रहे नहीं, या इनपुट सर्विसेज किसी से लेते हो अप टू 20% ऑफ टोटल कॉस्ट, ठीक है, तो सर उस पे हम आपसे कोई जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे। लेकिन आप 20% से ऊपर चले जाते हो ऑफ टोटल कॉस्ट के, तो सर वो जो डेफिशिएंसी है, जो शॉर्टफॉल है 80% की कंडीशन को फुलफिल करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ ओनली ऑन दैट शॉर्टफॉल हम आरसीएम के तहत एज अ रिसिपिएंट आपसे जीएसटी चार्ज करेंगे। क्लियर है बेटा? फर्दर यहां तक हमारा सेक्शन 9(4) कंक्लूड होता था। उसमें भी कुछ कुछ एक्सेप्शंस हैं। सर टीडीआर ट्रांसफर डेवलपमेंट राइट्स होते हैं, फ्लोर स्पेस इंडेक्सेशन होती है एफएसआई की, या हमारा यहाँ पे लॉन्ग टर्म लीजिंग होता है, उसके ऊपर कुछ और फर्दर प्रोविजंस आए जिनको वी विल रेफर इन टाइम ऑफ सप्लाई। आप फिलहाल के लिए चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं रेफर टू टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर। ठीक है, वहां पे जाके हम इसको और थोड़ा डिटेल में देखेंगे, क्योंकि अगर अभी उठाने की कोशिश की इस पॉइंट को तो बहुत खिचड़ी पक जाएगी। ठीक है बेटा? देन नेक्स्टली उसके बाद वो कहता है सर यहाँ पे सेक्शन 9(4) कंक्लूड होता है, फिर सेक्शन 9(5) आता है, लास्ट सबसेक्शन ऑफ दिस चार्जिंग सेक्शन, जो कहता है सर ई कॉमर्स ऑपरेटर इज लाइबल टू पे टैक्स इफ ही प्रोक्यूर्स एंड प्रोवाइड्स द फॉलोइंग सर्विसेज। कोई भी ई कॉमर्स ऑपरेटर है यानी ऑनलाइन सर्विसेज दे रहा है, तो सर उनको भी जीएसटी देनी पड़ेगी इन 3 के अंदर अंडर आरसीएम। ये पॉइंट फिर मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं आपको बता पाऊंगी अभी, इसको हम रेफर करेंगे इन दी चैप्टर ऑफ टीसीएस, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। आप यहाँ पे लिख सकते हैं चार्ट में, सेक्शन 9(5) को डिटेल में टीसीएस में देखेंगे, और टीडीआरस ट्रांसफर डेवलपमेंट राइट्स, फ्लोर स्पेस इंडेक्सेशन एंड लॉन्ग टर्म लीज को हम जाके आगे टाइम ऑफ सप्लाई के चैप्टर में देखेंगे। बस अभी के लिए एक बार रीडिंग कर लेते हैं। सेक्शन 9(5) क्या कह रहा है? इको मतलब होता है सर, ये शॉर्ट फॉर्म है, इसका मतलब है ई कॉमर्स ऑपरेटर। सर जो ऑनलाइन सर्विसेज दे रहा है, किससे रिलेटेड? सर उन्होंने कहा ई कॉमर्स ऑपरेटर इज लाइबल टू पे टैक्स इफ ही प्रोक्यूर्स एंड प्रोवाइड्स द फॉलोइंग सर्विसेज, लाइक रेडियो टैक्सी, एग्जाम्पल ओला उबर रेडियो टैक्सी की सर्विसेज दे रहे हैं, तो ओला उबर को जीएसटी गवर्नमेंट को जमा करानी है, ना कि टैक्सी वाला पे करेगा। भाई सिंपल सी बात है, अभी के लिए ध्यान रख लीजिए, एक टैक्सी ड्राइवर है जिसको ओला वाले ऑर्डर देते हैं और टैक्सी ड्राइवर ड्रॉप करता है कस्टमर को, पैसेंजर को उनके डेस्टिनेशन पे। तो बताइए टैक्सी वालों को, टैक्सी ड्राइवर को पेमेंट कौन कर रहा है? ओला वाले। तो भाई जो पेमेंट कर रहे हैं वो रिसिपिएंट है और टैक्सी वाले सप्लायर है। तो उन्होंने कहा जो ओला उबर वाले एज अ रिसिपिएंट टैक्सी ड्राइवर को पेमेंट कर रहे हैं, उन्हीं की जिम्मेदारी है कि वही जाके गवर्नमेंट को जीएसटी पे कराए, ना कि टैक्सी ड्राइवर पे करेगा। और जब रिसिपिएंट जीएसटी पे करेगा तो सर इसको हम आरसीएम का दर्जा देंगे, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का। ऐसा क्यों होगा, क्या होगा, डिटेल में आगे देखेंगे। फिलहाल के लिए इतना जान लीजिए सर, ओला एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, टैक्सी ड्राइवर छोटे स्केल पे काम कर रहा है। एक ओला के अंदर लाखों की संख्या में ड्राइवर्स एसोसिएटेड है। गवर्नमेंट के लिए डिफिकल्ट है कि एक एक ड्राइवर को कैच करे, उसके बदले उन्होंने सीधे ओला वालों को कैप्चर कर लिया कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑनलाइन जो भी ट्रांजैक्शंस हो रही है आपके द्वारा, उन पे आप ही को पूरा जीएसटी जमा कराना होगा।
ये बात सेक्शन 9(5) में कह दी है, अब कोई बच नहीं सकता इसमें। दूसरा, शॉर्ट टर्म अकोमोडेशन अगर कोई दे रहा है स्पेशली टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, इस बात को हम अगेन आगे चल के एसएससी के चैप्टर में देखेंगे, बट इतना ध्यान रखिए, एग्जाम्पल यहाँ पे दिमाग में बैठा लीजिए, ओयो रूम्स वाले। सर ओयो रूम्स वाले छोटे छोटे होटल्स को, गेस्ट हाउसेस को लेते हैं और वहां पे एडवर्टीजमेंट कराते हैं उनका, सो दैट ज्यादा से ज्यादा पैसेंजर्स इन मिडिल स्केल या स्मॉल स्केल के गेस्ट हाउस होटल्स को भी सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। तो उसमें भी उन्होंने बोला सर हम होटल वाले को, गेस्ट हाउस वाले को नहीं पकड़ेंगे, हम तो ओयो वालों को कहेंगे आप ही पूरा जीएसटी जमा कराओ, वैसे भी सारी ट्रांजैक्शन ऑनलाइन है, कुछ भी छुपा नहीं है। एंड देन तीसरा, हाउस कीपिंग सर्विसेज, आपने बहुत अच्छे से सुना होगा अर्बन क्लैप। सर अर्बन क्लैप आपको प्लम्बर की, ब्यूटिशियन की, इलेक्ट्रीशियन की, सबकी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। तो अर्बन क्लैप के अंदर लाखों करोड़ों की संख्या में सर्विस प्रोवाइडर्स अवेलेबल है। हम उन छोटे छोटे सर्विस प्रोवाइडर्स को नहीं पकड़ेंगे, दे आर वेरी लार्ज इन नंबर एंड डिफिकल्ट टू बी ट्रेसेबल। तो हमने सीधे कह दिया हम तो अर्बन क्लैप वालों को कहेंगे कि सारी ट्रांजेक्शन पे आपको जीएसटी देना होगा। एंड इफ ई कॉमर्स ऑपरेटर इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया लाइक उबर, सर उबर इंडिया में नहीं है, यूएस बेस्ड कंपनी है, तो उन्होंने कहा सर अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर इंडिया में लोकेटेड ही नहीं है तो सर फिर ऐसी सिचुएशन में ही शुड अपॉइंट एनी ऑफ हिज रिप्रेजेंटेटिव इन इंडिया टू फुलफिल ऑल ऑफ हिज ऑब्लिगेशन रिलेटेड टू जीएसटी। भाई साहब उबर बाहर बैठा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको यहाँ पे इंडिया में अपना एक रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करना ही होगा जो आपसे रिलेटेड सारी जीएसटी की ऑब्लिगेशंस को पूरा करेगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक की बात। तो 9(5) में हम 3 केसेस ध्यान रखेंगे, रेडियो टैक्सी, शॉर्ट टर्म अकोमोडेशन एंड हाउस कीपिंग सर्विसेज। क्लियर है बेटा? चलिए एक बार क्विकली देख लेते हैं। हमने लेवी कलेक्शन देखा सेक्शन 9 के अंदर, सेक्शन 9 ऑफ सीजीएसटी एक्ट एंड सेक्शन 5 ऑफ आईजीएसटी एक्ट। इसमें 5 सब सेक्शन थे। पहला 9151 कह रहा था सारी इंटरस्टेट और इंटरस्टेट सप्लाई पे जीएसटी लगेगी एक्सेप्ट अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, जिसपे एक्साइज ड्यूटी, स्टेट एक्साइज ड्यूटी एंड वैट लगता है। फिर 92 ने कहा सब पेट्रोलियम क्रूड, पेट्रोलियम मोटर स्पिरिट जिसको हम कहते हैं, या हाई स्पीड डीजल या एविएशन टर्बाइन फ्यूल या नेचुरल गैस पे जीएसटी आप आगे आने वाले टाइम में लगा सकते हो, ऑल्दो अभी नहीं लग रही है। देन उसके बाद 91 ने एक बात और कही थी कि सर मैक्सिमम रेट जो जीएसटी का टोटल हो सकता है 40% हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। हाउएवर करंटली 28% पे जीएसटी लग रही है। देन उसके बाद हमने 93 देखा था, उन्होंने कहा हम गवर्नमेंट को पावर दे रहे हैं कि वो नोटिफिकेशन इश्यू करके स्पेसिफाइड लिस्टेड गुड्स एंड सर्विसेज इश्यू कर सकते हैं जिसके ऊपर आरसीएम के तहत रिसिपिएंट को जीएसटी देनी होगी। एंड देन 94 ने कहा कि अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है और अनरजिस्टर्ड सप्लायर रजिस्टर्ड रिसिपिएंट को सप्लाई कर रहा है तो हमेशा आरसीएम लगता है। हाउएवर ये प्रोविजन अभी फिलहाल सिर्फ कंस्ट्रक्शन रिलेटेड सर्विसेज पे है, जहाँ पे वो कहता है कि जीएसटी काउंसिल के अकॉर्डिंगली कोई भी बिल्डर प्रमोटर 80% ऑफ द टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट को जो है वो रजिस्टर्ड सप्लायर से रिसीव करेगा और बैलेंस 20% अनरजिस्टर्ड से ले सकता है। जो बैलेंस 20% अनरजिस्टर्ड से लेगा उस पर हम जीएसटी नहीं लगाएंगे एक्सेप्ट सीमेंट एंड कैपिटल गुड्स। सीमेंट एंड कैपिटल गुड्स अगर उसने 1%, 0.1%, 1 यूनिट भी ले लिया अनरजिस्टर्ड से तो पूरे पे उसको अंडर आरसीएम एज अ रिसिपिएंट जीएसटी जमा कराना होगा। हाउएवर अदर देन सीमेंट एंड कैपिटल गुड्स कोई और इनपुट या इनपुट सर्विसेज है तो उस पे आरसीएम के तहत उसे जीएसटी सिर्फ तभी जमा कराना होगा जब कोई शॉर्टफॉल आएगा बियॉन्ड 80% मिनिमम कंडीशन। एंड देन लास्टली सेक्शन 95 कहता है कि सर 3 सर्विसेज के केस में, रेडियो कैब की सर्विसेज, हाउसकीपिंग की सर्विसेज एंड शॉर्ट टर्म अकोमोडेशन सर्विसेज के केस में अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर द्वारा ये सर्विसेज दी जा रही है तो ई कॉमर्स ऑपरेटर को जीएसटी जमा करानी होगी एज अ रिसिपिएंट अंडर आरसीएम। हाउएवर अगर वो आउटसाइड इंडिया लोकेटेड है तो उसे इंडिया में एक पर्सन को अपॉइंट करना होगा एज अ एजेंट टू फुलफिल दीज ऑब्लिगेशन। तो टेक्निकली देखा जाए तो 91 नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म की बात कर रहा है, भाई ये 91 जो है नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म की बात कर रहा है। 92 ने येट टू बी लेविड की बात की है, यहाँ पे अभी कोई बात नहीं हो रही। हाउएवर 93, 94 एंड 95 ये तीनों आरसीएम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की बात करेगा। ठीक है जी, जहाँ पे सप्लायर के बजाय रिसिपिएंट को जीएसटी पे करना होगा। क्लियर है बच्चे यहाँ तक की बात? तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। यहाँ तक की बात को आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। इस बात को हम आगे चल के रिकनेक्ट करेंगे रिस्पेक्टिव टॉपिक्स के अंदर। टिल नेक्स्ट क्लास, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।